अद्वितीय मार्शल भगवान। अध्याय 41 हत्यारे। समुद्र तट के लिए तैयार शरीर। सितारे अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? हर ब्यूटी। ये रहा बुधवार का नियमित अध्याय। लगता है मैं नींद की दुनिया में चला गया हूँ। पता चला कि मैं आप लोगों के लिए देर रात तक अनुवाद करते करते सचमुच थक गया हूँ। आनंद ले ज़ॉक्सॉक्स। कमरे में ध्रुव अपने बिस्तर पर शांति से ध्यान कर रहे थे। ध्रुव ने अपनी अंधकार में आत्मा को मुक्त कर दिया था और अपने चारों ओर एकत्रित ची को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस अवस्था में उनकी श्रवण शक्ति सामान्य साधकों से कहीं बेहतर थी। अगर वे चाहते तो रेस्टोरेंट में हो रही बातचीत भी सुन सकते थे। यह उनकी एकाग्रता और उनकी अंधकार में आत्मा के कारण था जो उनकी सभी इंद्रियों को प्रखर कर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ची ध्रुव के शरीर में निर्बाध रूप से प्रवेश कर रही थी। एक मंद सफेद प्रकाश प्रकट हुआ था। ये ची एक तेज हवा की तरह महसूस हो रही थी जो कभी भी तूफान में बदल सकती थी। यह उनकी ची ही थी जो 9वीं ची परत के शिखर तक मजबूत होकर बढ़ रही थी। वो उस बाधा को पार करने और एक बार फिर शक्ति की लहर का सामना करने का इंतजार कर रहा था, और तब ध्रुव लिंग क्यूई परत को भेद सकता था। वह उन लोगों को मारने में सक्षम था जो उसका विरोध करते थे, पहले की तुलना में बहुत आसानी से। अपने कौशल और तकनीक के साथ वह 9वीं क्यूई परत के शिष्य को भी बिना कुछ पता चले मार सकता था। उस समय बाहर कुछ परछाइयां सराय की ओर आ रही थी। ये स्पष्ट था कि वे सीधे सराय की ओर जा रही थी। समूह ने तुरंत किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना सराय में प्रवेश किया, एक अविश्वसनीय चपलता तकनीक का उपयोग करते हुए, जिससे वे भीड़ के बीच से गुजरते हुए भूतों की तरह लग रहे थे। वे सभी एक धनुष ले जा रहे थे जो बैल के सींग से बना था। इन धनुषों की शक्ति असाधारण थी। क्यूई परत के साधक इन बैल के सींग वाले धनुषों का उपयोग करके भारी मात्रा में शक्ति प्राप्त करते थे। वह कमरा नंबर 2 में है। उसे परेशान न करना ही बेहतर है। इससे बहुत परेशानी होगी। चलो जितना हो सके चुपचाप निपट लेते हैं, समूह से बाहर खड़ी एक परछाई ने कहा। परछाई के हाथ में एक पंखा था। वे सब तेजी से कमरा नंबर 2 की ओर बढ़े। सराय में किसी ने भी उनकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया था। कुछ ही पल बाद कमरा नंबर 2 के दरवाजे के सामने लगभग 10 परछाइयां प्रकट हुई। वे बेहद फुर्तीली और सुंदर थीं। उनकी हरकतों से लगभग कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लगभग कोई भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। बस ध्रुव ही उन्हें पहचान पा रहा था, जिसने उन्हें सराय पहुंचने से पहले ही देख लिया था। परछाइयों की ताकत हर व्यक्ति में अलग अलग थी और एक नजर में उनकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। शीश शीश शीश। छायाओं ने अपनी पीठ से अपने धनुष उतार लिए थे। फिर उन्होंने यथासंभव कम आवाज के साथ धनुष में एक तीर मारा और धनुष की डोरी को पीछे खींच लिया। आग। पश्च पश्च पश्च। लकड़ी को भेदते हुए तीरों की आवाज सराय के अंदर हवा में गूंज रही थी, जिससे कई लोगों का ध्यान अचानक उस आवाज पर गया। ये तीर इतने शक्तिशाली थी कि उन्होंने लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ दिया और कमरे के अंदर एक धमाके की आवाज आई, जिसके बाद लुढ़कने की आवाज आई। चलो चलें। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए आगे बढ़कर कमरे में प्रवेश किया और जो कुछ हुआ था उसके परिणामों की जांच की। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो वहां कोई भी नहीं था। अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला लकड़ी का बिस्तर तीरों से क्षतिग्रस्त हो गया था। बिस्तर पर विभिन्न सामग्रियों से बनी एक मानव आकृति थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 परछाइयां हर समय सतर्क रहते हुए कमरे में आगे बढ़ने की पहल करती है। अचानक हवा में चीरती हुई तलवार की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एक भयानक गड़गड़ाहट होती है। अंधेरे में जो कुछ भी दिखाई दे सकता था वह परछाइयों की ओर घूरती निर्दयी और रक्तपिपासु आंखों का एक समूह था। ठंडी चांदी की रोशनी हवा में चमक उठी। यह एक तलवार थी। हवा में गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। कमरे के अंदर से 2 भयानक चीखें सुनी जा सकती थीं। 2 परछाइयां जो शुरू में कमरे में और अंदर चली गई थीं, वापस दृष्टि में आ गई। टॉप 5 किज़ोम्बा डांस वीडियोस जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस समय ये लोग सराय में दाखिल हुए, ध्रुव को पहले से ही पता था कि वे यहाँ हैं। उसने शुरू में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके काम की परवाह नहीं की। वह अपनी साधना के बीच में एक तरह की समाधि में था। जब उसने उन्हें अपने कमरे के सामने आते सुना तो उसे तुरंत होश आ गया और वह स्थिति समझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे मारने आ रहे हों। ध्रुव तीरों से बचने के लिए दरवाजे से दूर कमरे के अंदर छिपा हुआ था। वह दीवार से टिका हुआ था। उसने एक ऐसी दीवार चुनी थी जो एक मृत कोण पर थी, इसलिए वहां धनुष से वार करना संभव नहीं था। दूसरों के लिए उसे बाहर से देखना भी असंभव था। ये भी बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वह अंधेरे में दुश्मन पर घात लगा सकता था। जब ध्रुव ने कमरे में घुसे तीर की शक्ति और ताकत देखी तो ध्रुव ने खुद को बहुत भाग्यशाली माना कि उसने उन्हें पहले देख लिया। अगर ध्रुव उस मृत कोण में नहीं छिपा होता तो तीरों से उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन अपनी खुशकिस्मती पर विचार करते हुए ध्रुव का दिल भी हत्या के इरादे से भर गया था। उसका शरीर एक जानलेवा आभा से भरा हुआ था, जिससे वह किसी प्राचीन पौराणिक जानवर जैसा लग रहा था। इसीलिए उसने एक साथ 2 लोगों को मार डाला था। वह हत्या की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई राक्षस साय में इंतजार कर रहा हो। आओ, मेरी तलवार ने अभी तक पर्याप्त रक्त नहीं चखा है। अंधेरे के भीतर से एक रक्तपिपासु आवाज आई। ध्रुव ने अपनी तलवार फिर से कस ली और अचानक उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। कमरे के बाहर से 2 चीखें सुनाई दी।
ध्रुव ने अपनी चांदनी पंख चपलता का इस्तेमाल करके बाहर जाकर उन 2 हत्यारों को मार गिराया जो बाहर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कमरे के बाहर मौजूद बाकी हत्यारे भयभीत भाव से जो कुछ हुआ था उसे देख रहे थे। ध्रुव ने मौके का फायदा उठाकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसका पीछा करो, हत्यारों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, जो स्थिति से स्पष्ट रूप से नाराज था। वे जंगली जानवरों की तरह खिड़की से बाहर कूद पड़े। हर एक के चेहरे पर खून का प्यासा भाव था। बारिश की रात थी और बादलों ने चांदनी को भी ढक लिया था, जिससे अप्राकृतिक रूप से अंधेरा था। अगर साधकों की दृष्टि इतनी अद्भुत न होती तो वे सड़क को मुश्किल से देख पाते, खासकर पूरी गति से दौड़ते हुए। हालांकि इसका ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ा। अपनी अंधेरी आत्मा के कारण उसके पास अद्भुत इंद्रियां थीं जो उसके स्तर पर दूसरों से कहीं बेहतर थीं। उसकी 5 इंद्रियां बेहद तेज और प्रखर थीं। वह सड़क को उतनी ही स्पष्टता से देख पा रहा था जितनी दिन में देखता था। उसके पीछे चल रहे लोग हर पल उसके करीब आते जा रहे थे। गीली जमीन पर उनके पैरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। एक व्यक्ति के लिए समूह बहुत बड़ा था। हुश! तीर भिनभिनाती हुई आवाज के साथ ध्रुव के पास से गुजर गया। उसके कान के पास ही तीर से उत्पन्न शक्ति से हवा फट गई। जिसने अभी अभी तीर चलाया है वह 9वीं क्यूई परत पर पहुंच गया है। उसकी शक्ति लियूफी के बराबर है। वे सभी कमजोर नहीं हैं, ध्रुव ने सोचा और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। लियूफी 9वीं क्यूई परत पर थी और वह बेहद शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसके पास एक बेहद शक्तिशाली तीर आत्मा भी थी। उसके तीरों की ताकत का जिक्र करना व्यर्थ था, यह उन सभी के लिए स्पष्ट था जिन्होंने उन्हें अनुभव किया था। इसके अलावा ध्रुव का अनुसरण करने वालों की शक्ति लियूफी के बराबर थी। वे शक्तिशाली और बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ध्रुव ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ लोग आधी रात को उसे मारने आएंगे। वे उसकी जान क्यों लेना चाहेंगे? हुश हुश! 2 और तीर उसके सिर के पास से गुजर गए। उसे कम से कम यकीन था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तीरों से बच पाएगा। ये लोग न सिर्फ बेहद ताकतवर थे, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि इन्हें तीरंदाजी का गहन प्रशिक्षण मिला था। उनकी तीरंदाजी की सटीकता बेहद ऊंची थी। अगर उनके पैरों में एक भी कमी होती, अगर वह उन्हें एक भी मौका देते, तो एक ही तीर ध्रुव को मार सकता था। यह इस तरह से काम नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह थक जाऊंगा और मेरी ताकत खत्म हो जाएगी और वे मुझे आसानी से खत्म कर देंगे। ध्रुव ने एक और तीर से बचते हुए सोचा। वह निराश महसूस कर रहा था। दरअसल ये सभी लोग 9वीं क्यूई परत पर लग रहे थे। इसके अलावा वे अपने धनुषों का इस्तेमाल पूरी तरह से कर सकते थे और एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम कर रहे थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे वे एक पंक्ति में चल रहे हों। भले ही ध्रुव उनसे बेहतर चपलता तकनीक का इस्तेमाल करता हो, फिर भी उसके लिए हत्यारों के उस समूह से अलग होना असंभव लगता है। ध्रुव के पैर गीली मिट्टी में छप रहे थे और उसके वस्त्र मिट्टी की एक परत से ढक गए थे। पहले की तरह अभी भी भारी बारिश हो रही थी। ध्रुव के वस्त्र पूरी तरह से भीग गए थे। ध्रुव एक और तीर से बचने के लिए जल्दी से एक तरफ हट गया। फिर वह अचानक रुक गया और पलक झपकते ही पलट गया। उसका गंदा रूप सामने आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। चांदनी पंख चपलता। मरो! एक पलक में न केवल ध्रुव ने भागना बंद कर दिया, बल्कि अपने पीछा करने वालों की दिशा में वापस जाने के लिए अपनी चपलता तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ध्रुव ने कुशलता से अपनी तलवार चलाई जो अंधेरे में चमक उठी। गड़गड़ाहट की आवाज वातावरण में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी और भारी बारिश के साथ पूर्ण सामंजस्य में विलीन हो रही थी। खून जमीन पर बहने लगा था। जमीन पर बारिश का पानी खून से लाल हो रहा था। ध्रुव की ओर दौड़ रही परछाइयों को बिना विचार किए चीर दिया गया था। 5 हत्यारों को ध्रुव ने एक ही झटके में मार गिराया था। शेष हत्यारे जल्दी से 10 मीटर पीछे हट गए। उनकी सावधान निगाहें ध्रुव को घूर रही थीं। वे अभी भी बहुत सतर्क थे। वे सभी युवा थे। ध्रुव बारिश की बूंदों के बीच से समूह की गतिविधियों को देख रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने काली रेनकोट पहनी हुई थी और हाथ में एक तहदार पंखा पकड़े हुए था। ना लैन हाय! ध्रुव ने उसे बर्फीली निगाहों से देखा। वह तहदार पंखा वही पंखा था जो उसे याद था, ना लैन हाय का पंखा। उसने उन सभी पर नजर डाली, ठंडी मुस्कान दी और कहा, इतने सारे उत्कृष्ट अभ्यासी। यंगजहौ शहर में केवल कुछ ही कुलों में ऐसे उत्कृष्ट लोग हैं, लेकिन ये देखते हुए कि कितने लोग मेरे लिए आए हैं, क्या वास्तव में ऐसे कुल में कोई उत्कृष्ट है? ना लेनहाय समूह के बीच में शांति से खड़ा था। जब उसने ये शब्द सुने, वह गुस्से से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वे सब कहते हैं कि लिन हाय का लिन कबीले का बेटा एक बेकार चीज है। जिस ध्रुव को मैं जानता हूँ वह कोई बेकार चीज नहीं है। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हर तरह की परिस्थितियों में ढलने में सक्षम है। वह बहुत चतुर और साधन संपन्न भी है। कितनी बुरी बात है कि बहुत बुरा हुआ कि क्या? ध्रुव ने कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ना लेनहाई ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम प्रतिभाशाली भी हो तो तुम्हारे मरने के बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी मौत के साथ ही ना लैनफैंग की प्रतिष्ठा पर लगा धब्बा मिट जाएगा। तो क्या ना लैनफैंग मुझसे एक छोटी सी बात पर नफरत करती है क्योंकि मैंने उसकी गलतियां बताई थी? तो क्या उसने यंगजहौ शहर की शक्तिशाली सेना को मेरा पीछा करके चुपके से मार डालने के लिए भेज दिया है? ध्रुव की आवाज साफ तौर पर उनका मजाक उड़ा रही थी। ये सभी लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। ये कोई साधारण साधक नहीं थे।
जब ध्रुव ने उन्हें फिर से ध्यान से देखा तो उसे साफ समझ आ गया कि ये यंगजहौ शहर की सेनाएं थीं। एक बात ध्रुव को समझ नहीं आई, ना लैनफैंग ही ध्रुव का अपमान और उपेक्षा करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए उसने उसकी इज्जत लूट ली थी। लेकिन क्या उस अपमान के लिए उसे शहर की सेना को बुलाकर उसे मारना चाहिए था? ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि ना लैनफैंग अपने रुतबे और ताकत का इस्तेमाल करके उसे चुपके से खत्म करवा देगी। क्या तुम जानते हो कि राजकुमारी नालैन कितनी सम्माननीय और आदरणीय है? उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन्हें अपमानित करने का अधिकार है? अगर तुम मर भी गए तो भी राजकुमारी नालैन का अनादर करने की सजा काफी नहीं होगी। ना लैनहाई ने ऊंची आवाज में उदासीनता से कहा, मानो उसने जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह तर्कसंगत था। राजकुमारी नालैन सम्माननीय और आदरणीय। ध्रुव मुस्कुराए। भले ही वह यंगजहौ शहर के मुखिया की बेटी थी, फिर भी उसे इतना घमंडी और अहंकारी होने का अधिकार नहीं था। ध्रुव ने सोचा भी नहीं होगा कि ना लैनफैंग इतनी गिर जाएगी कि एक छोटी सी और तुच्छ दुश्मनी के लिए अपने पिता की शक्ति का इस्तेमाल करेगी। वह ध्रुव को एक चींटी के अलावा कुछ नहीं समझती थी। उसका व्यक्तित्व लिन कियान की तरह ही सड़ा हुआ था। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या हम शुरू करें? ध्रुव की अंधेरी आत्मा उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुई। उस आत्मा के बीच, उस आत्मा के पास न तो किक थी और न ही कोई आवाज। बहुतों ने तो ये भी नहीं देखा था कि उसने अपनी आत्मा छोड़ दी है। ध्रुव को हर हमले पर ध्यान देना था, क्योंकि हर एक हमला जानलेवा था। एक छोटी सी चूक उसकी जान ले सकती थी। ध्रुव की अंधेरी आत्मा चारों ओर ऐसे देख रही थी मानो उसकी अपनी आंखें हों। ध्रुव अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि अपने पैरों तले जमीन को भी। उस समय ध्रुव की इंद्रियों से कुछ भी बच नहीं सकता था। वह हवा में होने वाली हल्की सी हलचल को भी महसूस कर सकता था। हुश! एक तीर ध्रुव के कान के पास से गुजरा, इतना पास कि लगभग लग ही गया था। ध्रुव को ज्यादा हैरानी नहीं हुई और उसने उसे आसानी से चकमा दे दिया, जिससे तीर चलाने वाला थोड़ा हैरान हुआ। रात के अंधेरे में उसकी आंखें शांत और जानलेवा थीं। वह किसी खूंखार जानवर की तरह अपने शिकार को घूर रहा था। मुझे अब आप सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना बंद करना होगा। बहुत थक गया हूँ। गैरी आर को खास शुक्रिया, जिन्होंने फिर से दिन बचा लिया। मैंने चैट रूम को अपने अलग पेज पर स्थानांतरित कर दिया है, ताकि मोबाइल उपयोगकर्ता भी इसे बिना किसी रुकावट के पढ़ सकें। आनंद ले ज़ॉक्सॉक्स। ध्रुव ने अपनी काली आत्मा को मुक्त कर दिया था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पल वह कितना भयावह लग रहा था। वह शांत और गणनाशील था, बिना किसी भावना के आंखों से घूर रहा था। तीर चलाने वाला साधक उसकी ऐसी भयावह निगाह देखकर दंग रह गया। ध्रुव शांत और साथ ही जानलेवा भी लग रहा था। ऐसी स्थिति में इतना शांत कैसे हो सकता था? ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़कर मूनलाइट फेदर एजिलिटी का इस्तेमाल किया। ध्रुव तुरंत ही लोगों के एक समूह के सामने आ गया, जिससे वे इतनी नजदीकी से अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लंबी तलवार हवा में चीरती हुई एक भयानक चीख की आवाज निकाल रही थी। ध्रुव अपनी तलवार उनकी ओर बढ़ा रहा था और हर वार पिछले वार से ज्यादा सटीक था। हर हरकत में वह एक हमले को चकमा दे रहा था और दूसरे को अपनी तलवार से रोक रहा था। सब गुस्से में थे। वह न सिर्फ उनके हमले को शांति से टाल रहा था, बल्कि उसने उनमें से कई को पहले ही मार डाला था। अब वे अपने धनुष का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। अपनी आत्माएं छोड़ो और उसे मार डालो, ना लैनहाई गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह अवचेतन रूप से पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चूंकि ध्रुव उनके ठीक सामने आ गया था, वह सबसे ज्यादा डरा हुआ था। जब उसने ध्रुव की आंखों में देखा तो उसे जबरदस्त जानलेवा इरादे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक ये था कि वह कितना शांत और संयमित था। ना लैनहाई का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जब सभी ने ना लैनहाई की आवाज सुनी तो वे सभी आगे बढ़े और अपनी आत्माएं छोड़ दी। आज रात असाधारण रूप से अंधेरी थी, लेकिन इतनी सारी आत्माओं को छोड़ने से पूरा इलाका तुरंत प्रिज्मीय प्रकाश से जगमगा उठा। एक हत्यारा, जिसमें एक बेल जैसी आत्मा थी, ध्रुव के पीछे छिपने में कामयाब हो गया था। उस आत्मा ने अपने साधक को एक लचीला और मजबूत शरीर दिया था। जब साधक की शक्ति पर्याप्त बढ़ जाती तो वह अपनी बेल जैसी आत्मा का इस्तेमाल दुश्मनों को जकड़ने के लिए कर सकता था। साधक का शरीर बेल जैसा हो जाता, लगभग हड्डी रहित और रूप बदलने में सक्षम। वह लताओं से घिरा हुआ था जो पूरे वातावरण में फैलती और फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी निश्चित पथ पर नहीं चल रही थी, बल्कि जंगली और अदम्य थी। जब साधक ने देखा कि उसका हाथ लगभग ध्रुव पर है, तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट आ गई। इसके तुरंत बाद, जब हत्यारा खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था, हवा में एक चांदी जैसी रोशनी प्रकट हुई और उसकी आंख और खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुस गई। उसका शरीर तलवार के सहारे था, जो बस नीचे की ओर झुकी हुई थी, और हत्यारे का सिर तलवार से नीचे सरक रहा था, जब तक कि वह पूरी तरह से अलग नहीं हो गया। तलवार का वार इतना सटीक, इतना तेज और इतना बेदाग था कि डर लग रहा था। जरा भी ऊर्जा या अनावश्यक हरकत बर्बाद नहीं हुई थी। उसने उस साधक को एक ही वार में इतने भयानक तरीके से मार डाला था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ध्रुव तब भी शांत रहा जब उसने देखा कि उसकी तलवार से उसका सिर फिसल रहा है। ध्रुव रुका नहीं और उसने इसका फायदा उठाकर हमला कर दिया। ध्रुव की तलवार रात के आसमान में उल्कापिंड की तरह लहरा रही थी। खून की एक और धारा हवा में फैल गई। एक और व्यक्ति मृत अवस्था में गिर पड़ा।
जैसे ही चांदनी बादलों को चीरती हुई अंधेरी रात में रोशन हुई, मानो खून का संसार हो। ये सभी साधक 8वीं और 9वीं क्यूई परतों पर थे। हर बार जब ध्रुव हमला करता तो उनके लिए एक भी वार से बच पाना लगभग नामुमकिन होता था, और ध्रुव की गति और सटीकता बेजोड़ थी। वे ऐसे राक्षस का विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। एक भारी उल्कापिंड जैसी वस्तु हवा में ध्रुव के सिर की ओर टूटकर गिर रही थी। अगर वह खुद को चोट लगने देता तो शायद उसकी जान नहीं जाती, लेकिन वह ये लड़ाई नहीं जीत पाता और इसी वजह से मारा जाता। उसकी जिंदगी एक पतली रेखा पर टिकी हुई थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चकमा दे दूंगा? जिस समय ध्रुव चकमा देने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक भाला हवा में भेद कर उसके भागने के रास्ते को रोक रहा था। भाला अद्भुत रूप से शक्तिशाली था। उस पर आगे और पीछे से एक साथ हमला हो रहा था। ये युद्ध के दौरान विकसित की गई एक रणनीति थी जिसका उद्देश्य ध्रुव की निश्चित मृत्यु को प्राप्त करना था। मरना। ध्रुव जोर से चिल्लाया, फिर उसने अपनी लंबी तलवार अविश्वसनीय गति से फेंकी। तलवार हवा में चीरती हुई अंततः भालाधारी प्रतिद्वंद्वी के सीने में धंस गई। हत्यारा अविश्वास भरी निगाहों से वहीं खड़ा रहा और उसने नीचे देखा कि तलवार उसके सीने में घुस गई है। उसे लगा जैसे ये कोई बुरा सपना हो, ये हकीकत नहीं हो सकती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव हथियार फेंकने और हमलावरों में से किसी एक को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। ध्रुव 9वीं क्यूई परत पर था और उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हालांकि वह संख्या में काफी ज्यादा था। उनमें से किसी एक को भी ध्रुव तक पहुंचने की जरूरत थी और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। ये चोटें ध्रुव की जान भी ले सकती थीं। ध्रुव को सतर्क और बहुत रक्षात्मक होना चाहिए था, हालांकि उसने उस आखिरी दांव पर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ध्रुव ने समूह के किसी और को मारने के लिए अपनी तलवार फेंक दी थी। इतने शांत और विवेकशील चेहरे के साथ अपनी जान की इतनी उपेक्षा देखना भयानक था। सीने में गहरी तलवार लिए वह बस ध्रुव को घूर रहा था। ये उसके आखिरी पल थे और वह देखना चाहता था कि उल्कापिंड उसके सिर से टकराने के बाद ध्रुव कैसे मरेगा। स्विश, वातावरण में सन्नाटा छा गया। ध्रुव एक चमकदार तलवार पकड़े हुए था। उल्कापिंड अभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा था। उल्कापिंड आत्मा वाले साधक की बजाय उसका सिर हवा में उड़ गया था, उसके शरीर से पूरी तरह अलग। ध्रुव अपनी कोमल तलवार का इस्तेमाल कर रहा था और इस समय वह खून से लथपथ था। यही मेरी नियति है। उसके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जिसका सिर एक क्षण पहले काटा गया था, उसका सिर हवा से जमीन पर गिर पड़ा। सब देखते रहे, मानो समय रुक गया हो। वे खुद से पूछ रहे थे कि उस आखिरी तलवार के वार से कौन बच पाया होगा। तलवार निकालना। जिस क्षण तलवार निकाली गई, प्रतिद्वंद्वी का सिर उड़ गया। 9वें क्यूई स्तर के साधक तलवार निकालने के कौशल से उत्पन्न शक्ति और बल का मुकाबला कैसे कर सकते थे? विरोधी हमला करना भूल गए थे, लेकिन ध्रुव नहीं भूला था। ध्रुव के हवा में वार करते ही एक के बाद एक रोशनी की चमक दिखाई देने लगी। हर रोशनी के साथ खून की धार बह रही थी। वहां का दृश्य खून से लथपथ था। उसकी तलवार का हर वार अपने निशाने पर लगा, एक भी वार व्यर्थ नहीं गया। हर वार सटीक और घातक था। उस पल ध्रुव दया का मतलब भूल गया था। शांत रहने के अलावा जैसे जैसे वह इस खूनी दुनिया में नहा रहा था और एक के बाद एक जान ले रहा था, उसे बस उदासीनता का एहसास हो रहा था। ना लेनहाई जमीन पर गिरते हर शव को देख रहा था। एक के बाद एक शरीर खून की बारिश में जमीन पर गिर रहे थे। वह कांप रहा था और उसका मन भागने को कर रहा था, लेकिन उसके पैर बहुत कमजोर थे। हर शरीर 8 क्यूई परत से ऊपर के एक साधक का प्रतिनिधित्व करता था और अब जमीन पर दर्जनों शव बिखरे पड़े थे। वे यंगजहौ शहर और खासकर उस कबीले की प्रबल क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे जो शहर को नियंत्रित करता था। उस पल वे सभी जमीन पर मृत पड़े थे और तिनके की तरह आसानी से गिर गए थे। ध्रुव ने एक एक करके उन सभी को मार डाला था। ये सभी लोग नालैनहाई के समर्थक थे और उसकी सफलता में योगदान दे चुके थे। ध्रुव ने अपने कबीले की इतनी प्रतिभाओं को मार डाला था कि यह एक बहुत बड़ा आघात था। आखिर ध्रुव की तलवार इतनी घातक क्यों थी? ध्रुव की आंखों में ऐसा क्या था जिससे नालैनहाई इतना डर गया था? क्या इसलिए कि वह बहुत शांत दिख रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव को लोगों को मवेशियों की तरह काटने की आदत थी। हवा में चीरती उसकी तलवार की सीटी की आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि हर सीटी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बारिश की आवाजें बंद हो गई हो। पूरा वातावरण तलवार की क्यूई से भर गया था और किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं थी। बेहद मजबूत क्यूई भी हर वार के साथ और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। भागो! नालैनहाई, जो अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ था, किसी तरह वास्तविकता में वापस आ गया था। नालैनहाई के मन में बस एक ही विचार था, उसे और उसके कबीले को उस राक्षस से जितना हो सके दूर ले जाना। बिना किसी हिचकिचाहट के नालैनहाई मुड़ा और भागने लगा। तुम अब जाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? एक ठंडी आवाज आई जो मानो अंधेरे में ही बोल रही हो। तलवार के हमले की आवाज अचानक बंद हो गई। गीली जमीन पर केवल ध्रुव के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। छप 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 छप। नालैनहाई चलना बंद कर पीछे मुड़ा। वह ध्रुव को घूर रहा था। उसका चेहरा टेढ़ा और बदसूरत था। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। ध्रुव, तुम्हें पता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उस युवा मिस ने ही हमें तुम्हें मारने का आदेश दिया था।
मैंने तो बस आदेश के तहत काम किया क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता है, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, जिससे ना लेन हाई को अचानक उम्मीद जगी। इसीलिए मुझे कुत्ते को उसके दुख से मुक्ति दिलानी होगी, वरना वह अपने मालिक द्वारा ये सब करने के लिए मजबूर होता रहेगा। इसके तुरंत बाद ना लेन हाई ने हवा में एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी चमकती देखी और यही आखिरी चीज थी जो उसने देखी। उसका सिर उसके धड़ से साफ अलग कर दिया गया था। जब ध्रुव ने ना लेन हाई को गिरते देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। उसने पलटकर देखा तो लाशों के ढेर पड़े थे। जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं। खून से मिट्टी लाल हो गई थी। उसके पास रुकने का समय नहीं था, बल्कि वह दूर तक चलने लगा। ना लेन फैंग। रात के अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हिल रहा हो। ध्रुव को पता नहीं था कि वह कब से चल रहा था। वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां कोई भी नहीं था। वह जमीन पर ध्यान में बैठ गया। उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई को अवशोषित कर रहा था और साथ ही उसे अपने शरीर से मुक्त भी कर रहा था। ध्रुव के शरीर के चारों ओर की क्यूई एक चमकदार सार में बदल गई। उस सार ने उसके शरीर को एक आभा की तरह घेर लिया। उसकी अंधेरी आत्मा इधर उधर छटपटा रही थी। ध्रुव जानता था कि वह लिंक क्यूई परत को तोड़ने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा किसी की आत्मा का एक हिस्सा है। आत्मा कई अनोखी क्षमताएं प्रदान कर सकती है। जमीन पर बैठे बैठे ध्रुव की भौहें जोर से हिल गईं। उस पल ध्रुव को बहुत अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वह इसका वर्णन करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उस पल ध्रुव केवल अत्यंत दृढ़ निश्चय वाले ही अपनी आत्मा को जागृत कर पाते थे। सभी जानते थे कि इस महाद्वीप पर अत्यंत दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। दर्द और भी गहरा होता गया। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही हो, टुकड़े टुकड़े करके। ध्रुव को इतनी पीड़ा हो रही थी कि उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून बहने लगा। इतना दर्दनाक, यह इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है? ध्रुव ने आत्मा जागरण के क्षण को कम करके आंका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना दर्दनाक होगा। वह अतीत में लगभग मर ही चुका था। उसने पहले जो दर्द सहा था वह आत्मा जागरण के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। ये दर्द अमानवीय था। धीरे धीरे बारिश बंद हो गई, लेकिन ध्रुव को पता ही नहीं चला। ध्रुव अभी भी भीगा हुआ था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह बारिश की वजह से था या पसीने की वजह से। उसे बस इतना पता था कि उसका शरीर असहनीय दर्द में था। अगर मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा कभी जागृत नहीं होगी। मुझे दूसरों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता रहेगा, जैसे मेरे पिता और मुझे लिन वंश छोड़ना पड़ा था। लिन कियान या नालान वंश मेरी जान लेने की कोशिश करते रहेंगे। ये बार बार का अपमान असहनीय था। एक व्यक्ति केवल इतना अपमान और पछतावा ही सहन कर सकता है। ध्रुव दृढ़ रहा और अपने पिता और उन्हें मिले अपमान के बारे में सोचता रहा। उस क्षण उसे कोई नहीं रोक सकता था। कोई भी उसे और अधिक शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकता था, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। दर्द ध्रुव को आशा और दृढ़ संकल्प से वंचित नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव की इच्छाशक्ति वास्तव में दर्द को दूर भगा रही थी। ध्रुव का हृदय भी अधिक शांत हो गया। उसकी आत्मा बिना किसी समस्या के जागृत हो जानी चाहिए। भाड़ में जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, ध्रुव ने गाली दी। इसके तुरंत बाद ध्रुव बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं आज 2-3 अध्याय जारी करूंगा। मुझे आशा है कि आप इसका उतना ही आनंद लेंगे जितना मैं लूंगा। ज़ॉक्सॉक्स। ध्रुव की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर बेजान और ठंडा होकर जमीन पर पड़ा था। इस वीरान जगह में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसके आखिरी पल उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से भरे थे। उनका शरीर इस शांत बंजर भूमि पर पड़ा था, जो मौसम के बदलने के बावजूद हवा या बारिश से अछूता था। 20 साल बाद लिंजी नाम का एक छोटा लड़का इस जमीन की ओर दौड़ रहा था। वह 8वीं क्यूई परत का साधक था। उसके पीछे एक हिंसक वानर था जो उसका तेजी से पीछा कर रहा था। 8वीं क्यूई परत का साधक एक हिंसक वानर को, जो 7वीं परत का एक क्रूर जानवर था, आसानी से रोक सकता था। लिन जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे अचानक एक विचार आया। जैसे ही हिंसक बंदर उसकी ओर झपटा, वह अचानक अविश्वसनीय गति से पीछे हट गया और बंदर के पैर में छुरा घोंप दिया। बंदर के लंगड़ाने पर एक भयंकर चीख गूंज उठी। लिन जी का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह जल्दी से सुरक्षित जगह की ओर भाग गया। जब वह बंदर से दूर गया तभी उसे एक बहुत पहले मरे हुए युवक का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल ने काले वस्त्र पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो किसी खोजबीन के दौरान उसकी मौत हो गई हो। कंकाल के बगल में गोलियों का एक जार था जो लगभग रहस्यमय लग रहा था। लिन जी अभी भी युवा और अनुभवहीन था जब वह इस दुनिया में आया। जैसे ही उसने कंकाल देखा, वह थोड़ा डर गया कि कहीं कोई जाल तो नहीं है। उसके छोटे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा उस समय एकाग्रता से भरा हुआ था। जैसे ही लिंजी पास आया, उसने उस परछाई को नहीं देखा जो कंकाल से हटकर उसकी परछाई में विलीन हो गई थी। उसने जल्दी से शरीर से सामान उठाया और एक छोटी सी प्रार्थना की। फिर वह दूर चला गया। उसे क्या पता था कि यह एक अद्वितीय योद्धा देवता बनने की दिशा में उसका पहला कदम था। काफी दूर लिंजी आखिरकार एक छोटे से लकड़ी के घर में पहुंच गया। अंदर एक जानी पहचानी सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी।
वह बैठी ध्यान कर रही थी। वह अब भी बहुत सुंदर थी और कोई भी साफ साफ बता सकता था कि वह साधना में निपुण थी। माँ, मैं घर आ गया हूँ, लिन जी ने कहा। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? लिन कियान ने कहा। माँ, देखो मुझे क्या मिला। हमें अगली कबीले की बैठक में दादाजी लिन बादाओ को दिखाना चाहिए, लिन जी ने बेहद खुश होकर कहा। मेरे पिता ऐसी किसी बात पर खुश क्यों होंगे? लिन कियान ने कहा। उसने वो चीजें फेंक दी जो कभी उसकी पुरानी दुश्मन की थी, जो बहुत पहले मर चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि एक विशालकाय हत्यारा खरगोश उनके सामने प्रकट हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस दुष्ट खरगोश ने अपनी राक्षसी आत्मा छोड़ दी थी। मैं तुम्हारी आत्मा को भूख बढ़ाने वाले व्यंजन के रूप में ले जाऊंगा, फिर मुख्य व्यंजन मेरा प्रिय पान होगा, एक ठंडी आवाज ने कहा। लिन जी ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, विशालकाय खरगोश ने उसकी गर्दन में काट लिया और उसकी आत्मा के साथ साथ उसका खून भी सोख लिया। फिर खरगोश ने एक गहरी चंचलता तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने फिर से प्रकट हो गया। बूम! एक भयानक शॉकवेव ने लिन कियान को कई मीटर पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक ही वार से वह लगभग अपंग हो गई। खरगोश के धीरे धीरे पास आने पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज गूंजी। मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा, लेकिन औरत होने के नाते मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं अब वही बात फिर से पोस्ट करूंगा ताकि यह एक अध्याय के लिए सही लंबाई के बारे में लगे। हे ज़ॉक्सॉक्सलोथ। ध्रुव की मृत्यु हो चुकी थी, उसका शरीर बेजान और ठंडा होकर जमीन पर पड़ा था। इस वीरान जगह में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसके आखिरी पल उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से भरे थे। उनका शरीर इस शांत बंजर भूमि पर पड़ा था, जो मौसम के बदलने के बावजूद हवा या बारिश से अछूता था। 20 साल बाद लिन जी नाम का एक छोटा लड़का इस जमीन की ओर दौड़ रहा था। वह 8वीं क्यूई परत का साधक था। उसके पीछे एक हिंसक वानर था जो उसका तेजी से पीछा कर रहा था। 8वीं क्यूई परत का साधक एक हिंसक वानर को, जो 7वीं परत का एक क्रूर जानवर था, आसानी से रोक सकता था। लिन जेड के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे अचानक एक विचार आया। जैसे ही हिंसक बंदर उसकी ओर झपटा, वह अचानक अविश्वसनीय गति से पीछे हट गया और बंदर के पैर में छुरा घोंप दिया। बंदर के लंगड़ाने पर एक भयंकर चीख गूंज उठी। लिन जी का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह जल्दी से सुरक्षित जगह की ओर भाग गया। जब वह बंदर से दूर गया, तभी उसे एक बहुत पहले मरे हुए युवक का कंकाल दिखाई दिया। कंकाल ने काले वस्त्र पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो किसी खोजबीन के दौरान उसकी मौत हो गई हो। कंकाल के बगल में गोलियों का एक जार था जो लगभग रहस्यमय लग रहा था। लिन जी अभी भी युवा और अनुभवहीन था जब वह इस दुनिया में आया। जैसे ही उसने कंकाल देखा, वह थोड़ा डर गया कि कहीं कोई जाल तो नहीं है। उसके छोटे भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा उस समय एकाग्रता से भरा हुआ था। जैसे ही लिन जी पास आया, उसने उस परछाई को नहीं देखा जो कंकाल से हटकर उसकी परछाई में विलीन हो गई थी। उसने जल्दी से शरीर से सामान उठाया और एक छोटी सी प्रार्थना की। फिर वह दूर चला गया। उसे क्या पता था कि यह एक अद्वितीय योद्धा देवता बनने की दिशा में उसका पहला कदम था। काफी दूर लिन जी आखिरकार एक छोटे से लकड़ी के घर में पहुंच गया। अंदर एक जानी पहचानी सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। वह बैठी ध्यान कर रही थी। वह अब भी बहुत सुंदर थी और कोई भी साफ साफ बता सकता था कि वह साधना में निपुण थी। माँ, मैं घर आ गया हूँ, लिन जी ने कहा। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? लिन कियान ने कहा। माँ, देखो मुझे क्या मिला। हमें अगली कबीले की बैठक में दादाजी लिन बादाओ को दिखाना चाहिए, लिन जी ने बेहद खुश होकर कहा। मेरे पिता ऐसी किसी बात पर खुश क्यों होंगे? लिन कियान ने कहा। उसने वो चीजें फेंक दी जो कभी उसकी पुरानी दुश्मन की थी, जो बहुत पहले मर चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि एक विशालकाय हत्यारा खरगोश उनके सामने प्रकट हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस दुष्ट खरगोश ने अपनी राक्षसी आत्मा छोड़ दी थी। मैं तुम्हारी आत्मा को भूख बढ़ाने वाले व्यंजन के रूप में ले जाऊंगा, फिर मुख्य व्यंजन मेरा प्रिय पान होगा, एक ठंडी आवाज ने कहा। लिन जी ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, विशालकाय खरगोश ने उसकी गर्दन में काट लिया और उसकी आत्मा के साथ साथ उसका खून भी सोख लिया। फिर खरगोश ने एक गहरी चंचलता तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह लिन कियान के सामने फिर से प्रकट हो गया। बूम! एक भयानक शॉकवेव ने लिन कियान को कई मीटर पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक ही वार से वह लगभग अपंग हो गई। खरगोश के धीरे धीरे पास आने पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज गूंजी। मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा, लेकिन औरत होने के नाते मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं आज रात का पहला अध्याय लगभग 2 घंटे में जारी करूंगा। जब ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, हाँ, मुझे माफ करना, पर तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरी लेखन कला बहुत अच्छी है। ऐसा दिखावा भी मत करना कि तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह कहानी है और मुख्य पात्र लिन कियान का बेटा बनने वाला है। क्षमा करें दोस्तों, कल इंटरनेट बंद हो गया था और मैं इसके वापस ऑनलाइन आने का इंतजार करते हुए सो गया। मैंने अध्याय 43 को 90% पूरा कर लिया था। यह अध्याय आज के लिए नियमित रिलीज होगा। मैं आज रात दूसरा अध्याय जारी करूंगा और फिर इसे आपके लिए पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मेरी आंखें लगभग बाहर आ गईं जब मैंने देखा कि कितनी टिप्पणियां हैं।
मैं ट्रोलिंग नहीं कर रहा था, मैं वास्तव में कल एक बड़े रिलीज डे की योजना बना रहा था जब तक कि मेरा इंटरनेट बंद नहीं हो गया। लेकिन मैंने अपनी नींद पूरी करने में कामयाबी हासिल की। लोल। ध्रुव एक स्वप्न जैसी अवस्था में पहुंच गया था। इस स्वप्नावस्था में उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। उसकी आत्मा अनंत अंधकार में तैर रही थी, मानो पूरी दुनिया अंधकार से ही बनी हो। इस अंधेरी दुनिया में जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था। ध्रुव को पता ही नहीं था कि उसकी आत्मा कब से अंधेरे में फंसी हुई थी। अंधेरे में बस एक ही रोशनी थी, एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी जिसने उसे मोहित कर लिया था। क्या अद्भुत प्रकाश है! ध्रुव जितना उस प्रकाश के पास गया, वो उतना ही उज्जवल और भव्य होता गया। उसने पाया कि प्रकाश अनंत अंधकार में फैल रहा था और उस तक पहुंचना असंभव था। प्रकाश ने उसके सिर के ऊपर एक सर्पिल आकार बना लिया था और एक बहुत ही परिचित आकार ले लिया था। उसने खुद को एक पुस्तक का आकार दे लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड की कीहुई इस पुस्तक के भीतर थी और ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही वहां थी। ऐसा लगता था कि इस पुस्तक में समय की शुरुआत से ही पूरे ब्रह्मांड की सारी जानकारी समाहित है। ध्रुव ने पुस्तक को ऐसे देखा जैसे यह एक अनमोल उपहार हो जो उसे ब्रह्मांड ने दिया हो। उसकी आंखों से एक मोहित प्रकाश निकल रहा था। जब ध्रुव ने पुस्तक खोली और अंदर देखा तो उसने पाया कि पृष्ठों के माध्यम से अंतहीन शब्द बह रहे हैं। शब्दों की धारा पृष्ठ से निकलकर ध्रुव के शरीर में बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पुस्तक के भीतर दर्ज सारी जानकारी ध्रुव के शरीर में समा रही हो। बूम! हवा में एक आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव का शरीर उसकी त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो रही जानकारी की मात्रा से फट गया हो। ध्रुव खुद को शक्तिहीन होकर जमीन पर बैठ जाने से नहीं रोक सका। वह अंधकार की दुनिया से लौट आया था और जमीन पर बैठ गया था। रात अभी भी अंधेरी थी और आसमान से जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे में रहते हुए उसे कोई समय ही नहीं बीता। वह उस शानदार किताब को कैसे ढूंढ सकता था जिसमें इतनी जानकारी थी? वह अंधेरे के भीतर उस पवित्र और शानदार रोशनी को कैसे लौटा सकता था? फ्यू फ्यू! ध्रुव जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। उसका शरीर बहुत पहले ही दर्द सहने की सीमा पार कर चुका था। हालांकि वह अभी भी जिंदा था और उस दर्द की बदौलत उसने अंधेरे से भरी एक ऐसी दुनिया देखी थी जिसमें मानो ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हों। जब ध्रुव कुछ पल पहले यातना सह रहा था तो उसने सचमुच सोचा था कि उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के दर्द से उसकी मौत हो जाएगी। ये दर्द दुनिया में उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कोई इंसान ऐसा दर्द कैसे सह सकता है? दर्द इतना जबरदस्त था कि वह सचमुच गिर पड़ा और लगभग मर ही गया। क्या दूसरों को भी अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश में इतनी पीड़ा और वेदना से गुजरना पड़ता है? ध्रुव रात के अंधेरे में गहराई तक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों ने इतनी पीड़ा के बाद अपनी आत्मा को कैसे जगाया। उसने एक पल के लिए तो मान लिया था कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि ध्रुव खुद को प्रतिभाशाली नहीं मानता था, फिर भी उसे अपनी इच्छाशक्ति पर थोड़ा भरोसा था। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उससे कम इच्छाशक्ति वाले लोग उसके शरीर में आए दर्द का आधा भी कैसे सहन कर सकते हैं। जब उसकी आत्मा जागृत होने की कोशिश कर रही थी तो उसे अंतहीन दर्द के 3 दौरों ने घेर लिया, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण किया और उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। हर बार जब वह दर्द से जकड़ा तो वह पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और भयानक होता गया। अंतिम चरण में दर्द इतना भयानक था कि उसका शरीर सचमुच टूट गया था। जबकि उसका मन दर्द सह सकता था, उसका शरीर दर्द से टूट गया था। अपने दृढ़ संकल्प और असीम इच्छाशक्ति की बदौलत वह अपने शरीर की क्षमता से कहीं ज्यादा समय तक दर्द सहन कर पाया था। यही कारण है कि वह तुरंत बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसके कान, आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा। हो सकता है आत्मा के जागृत होने का क्षण हर व्यक्ति के लिए एक अलग अनुभव हो। शायद मेरे लिए भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरी आत्मा ने ही ऐसा किया था। अपने विचार जोर से कहते हुए ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। ध्रुव को अचानक एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। ध्रुव अब उसी जगह पर नहीं था, बल्कि वह अंधेरे की दुनिया में लौट आया था। हालांकि इस बार वह अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और अपने आसपास की हर चीज के प्रति ज्यादा सचेत था। उसे एक हल्का सा एहसास था कि वह अपने आसपास सब कुछ देख और सुन सकता है, हालांकि सब कुछ अंधेरे में था। वह बहती हवा से हिलती घास को महसूस कर सकता था। वह जमीन पर गिरती हर बारिश की बूंद को महसूस कर सकता था। वह बेहद शांत हो गया था और उसे अपने आसपास की हर चीज का एहसास होने लगा था। वह इधर उधर घूमता रहा और बदलावों को महसूस करता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कितना बदल गया था या उसकी इंद्रियां इस समय कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस पल वह सर्वज्ञ हो गया था। वह अपने आसपास की दुनिया की हर चीज को महसूस कर सकता था। ये सब उसका हिस्सा था। ध्रुव के लिए शाम को जो बात और भी चौंकाने वाली थी वही ये थी कि वह सब कुछ देख पा रहा था। हालांकि जिन आंखों का वह इस्तेमाल कर रहा था वे उसकी अपनी आंखों जैसी नहीं लग रही थी। वे डरावनी आंखें थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। आंखों में देखते ही वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। कैसा डरावना एहसास दे रही थी वे। अंधेरा, आत्मा। ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से बहुत तेज था और वह चीजों को पहले से ज्यादा स्पष्टता से समझ सकता था। उसकी आत्मा की शक्ति उसके लिए लगभग डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति उसके चारों ओर के अंधेरे की तरह हसीन थी। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसकी पीठ से एक विशाल परछाई उभरी थी। परछाई खुद एक सर्पिल के आकार की थी। परछाई के ऊपर क्या ये कोई आत्मा है? ध्रुव की आंखों में एक प्रश्नवाचक भाव था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह साया ध्रुव की आत्मा को प्रभावित कर रहा था, जिसे उसने अंधेरे में छोड़ दिया था। सब कुछ कितना साफ लग रहा था। दृश्य बिल्कुल उसके सपने जैसा लग रहा था, एक अंतहीन अंधेरा और उस अंधेरे के भीतर एक तेज रोशनी थी। किताब प्रकट हुई थी और उसके सिर के ऊपर चुपचाप तैर रही थी। ध्रुव की यादों में ऐसी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं था जिसे 2 बार छोड़ा जा सके। ऐसा लग रहा था मानो उस आत्मा की 2 परतें हों जिन्हें छोड़ा जा सकता था। पहली परत एक साया थी जो स्वयं दुनिया में विलीन हो गई और अंधेरे की दुनिया का निर्माण किया। दूसरी परत एक दिव्य पुस्तक थी। ध्रुव ने सोचा था कि उसकी आत्मा शुरू में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि न केवल वह विफल नहीं हुई थी, बल्कि वह सामान्य ज्ञान से भी परे थी। दिव्य पुस्तक, एक पुस्तक आत्मा। ध्रुव को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर किस प्रकार की आत्मा है। 9 मेघों के महाद्वीप में अनगिनत कौशल और आत्माएं थीं। किसी आत्मा का जागरण भी एक बड़ा बदलाव था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो आत्माओं के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाते। वे बस इतना जानते थे कि कई अलग अलग आत्माएं होती हैं जो जागृत होने के बाद अलग अलग हो जाती हैं। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसने उस आत्मा को जागृत किया था। पुस्तक आत्मा एक रहस्यमयी और रहस्यमयी आत्मा थी। ध्रुव विस्मित था। उसकी शक्ति आक्रमण करने या लड़ाई के दौरान उसकी रक्षा करने में नहीं थी। यह आक्रमण और बचाव दोनों में अक्षम थी, लेकिन जिनके पास पुस्तक आत्मा होती थी वे पुस्तक में असामान्य चीजें लिख सकते थे। ये असामान्य और असाधारण चीजें उन लोगों की साधना गति को बहुत प्रभावित कर सकती थी जिनके पास ऐसी आत्मा होती थी। हे भगवान, ध्रुव ने आह भरी। अचानक काली पुतलियों के भीतर 2 चमकदार चांदी की रोशनियां चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज इन काली आंखों के भीतर चमक रहा हो। ये कुछ पल के लिए हुआ और फिर चांदी की रोशनियां गायब हो गईं। ध्रुव गहराई से सोच रहा था। इन छोटी रोशनियों का मतलब था कि किताब का पहला पन्ना खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्रह्मांड ने जादुई शक्तियां प्रदान कर दी हों। मैं तुम्हें अपनी दिव्य आत्मा कहूंगा, ध्रुव फुसफुसाया। उसकी आत्मा धीरे धीरे विलुप्त हो गई और ध्रुव की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उसकी आंखें सामान्य हो गईं और भयानक अंधेरा दूर हो गया था। वह स्पष्ट और सामान्य रूप से देख सकता था। उसकी पीठ पर केवल एक अजीब सी सनसनी रह गई थी। उसने अपना सिर घुमाया। एक सफेद रंग की क्यूई अभी भी उसके शरीर से अंतहीन रूप से बह रही थी। ध्रुव क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था। वह इस क्यूई के साथ एक चौंकाने वाली शक्ति पैदा कर सकता था। ध्रुव ने लिंग क्यूई परत को तोड़ दिया था। अपनी अंधेरी आत्मा के जागरण के बाद जो पहली परत थी, वह अपनी दिव्य आत्मा की दूसरी परत को मुक्त करने में सक्षम था। भले ही उसकी छोटी सांप आत्मा जागृत नहीं हो पाई थी, उसकी दिव्य आत्मा की पहली परत को मुक्त करना ही उसकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरी परत, उसकी पुस्तक आत्मा, उसे सहारा प्रदान करेगी जिससे उसे साधना पथ पर लाभ होगा और लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मुक्त होने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली लिंग क्यू परत, अब से मैं अजेय हूँ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से सोचा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी अंधेरी आत्मा में कितने भयानक बदलाव आ रहे थे। उसकी दिव्य आत्मा की पहली परत उसकी अंधेरी आत्मा थी, लेकिन उसकी शक्ति भयानक थी। उस क्षण से अगर ध्रुव की मुलाकात लिन कियान से होती तो उसे हराने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। लिन कियान भले ही बेहद घमंडी थी, फिर भी उसमें बर्फ और आग की सार्वभौमिक आत्मा थी, लेकिन उसकी अंधेरी आत्मा के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन सूरज क्षितिज पर उगने लगा था। सूरज की कुछ किरणें वातावरण से होकर गुजरने लगी थीं। ध्रुव खड़ा हुआ और बारिश से भीगे अपने कपड़ों को देखने लगा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पूरी रात बाहर बैठना एक पागलपन भरा अनुभव था। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा और उसने सोचा कि उस रात क्या हुआ होगा जब उसने शहर में दर्जनों साधकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। यदि वह थोड़ा भी कमजोर होता तो उसकी दुखद मौत हो जाती। यंगजहौ शहर के नालान कबीले, नालान फैंग, कल रात जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें देर सबेर पछतावा होगा। ध्रुव खड़ा हुआ और चलने लगा। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए जोशुआयम का विशेष धन्यवाद। ये संभावित 8 अध्यायों में से पहला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। मैं खुद संपादन और प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। पेन ने मदद के लिए उसे जगाने पर मुझ पर चिल्लाया। तो यह वाकई एक निजी चुनौती है। हे मुझे पता है कि मैंने 2 दिन पहले एक नया विज्ञापन नेटवर्क जोड़ा था और कुछ लोगों को मेलवेयर अलर्ट मिल रहे थे। मैंने अब उन्हें हटा दिया है। अगर यह समस्या अभी भी हो रही है तो कृपया मुझे बताएं। आनंद ले ज़ॉक्सॉक्स। यंगजहौ शहर के सिटी एवेन्यू पर भारी भीड़ जमा थी। माहौल बेहद जीवंत और शोरगुल वाला था। 6 लोग और क्यूलैन। अभी भी एक जगह बची है। ये बहुत डरावना है। उनमें से हर एक बेहद ताकतवर है। मैं जरूर आखिरी जगह लूंगा, भीड़ में से एक युवक ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारे सपनों में उन्होंने 8वां चुन ही लिया है। वह फैन कियान है। फैन कियान 9वीं क्यूई परत पर है। वह कबीले के किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कुछ क्षण पहले उसने भाग लेने पर जोर नहीं दिया था, लेकिन बस उसका मन नहीं कर रहा था। उसने अब ये कदम उठाया है क्योंकि वह इस बात से नाराज था कि उसका चयन पहले नहीं हुआ। तुम फैन कियान के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा। डरावना, युवक ने कहा। जब युवक ने फैन कियान नाम सुना तो उसका चेहरा एक पल में बदल गया। वह बेहद उदास हो गया। ऐसा लग रहा था कि इस बार कुलाध्यक्ष उसे नहीं चुनेंगे।
नालान कुल हमेशा एक वार्षिक टूर्नामेंट आयोजित करता था, लेकिन इस साल 4 सबसे बड़े कुलों और यंगजहौ शहर के बाहर के बाहरी कुलों के अलावा अन्य छोटे कुलों के उत्कृष्ट शिष्य भी इसमें भाग ले सकते थे। हालांकि इन छोटे कुलों को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए केवल 8 शिष्यों को भेजने की अनुमति थी। इसी आधार पर शहर के भीतर के कुलों नालान कुल, गु कुल, लिन कुल और वेन कुल को भी अधिकतम 8 शिष्यों की अनुमति थी। ये शिष्य यंगजहौ शहर के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। इसने टूर्नामेंट में भाग लेना एक वास्तविक सम्मान और विशेषाधिकार बना दिया था, जिससे सभी कुलों के उत्कृष्ट शिष्यों को बड़ी संख्या में लोगों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता। दुर्भाग्य से नालैन कबीले के साथ साथ अन्य 3 बड़े कबीलों ने भी अपने प्रतिभागियों का चयन पहले ही कर लिया था। कियूलैन को प्रतिभागियों में से एक चुना गया था, क्योंकि वह बेहद शक्तिशाली थी। उस समय वहां पहले से ही 7 लोग मौजूद थे, जिसका मतलब था कि कबीले को एक आखिरी शिष्य चुनना था और प्रतियोगिता में स्थान फैन कियान के होने की सबसे अधिक संभावना थी। फैन कियान ने नीले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह दुबला पतला था और उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था। उस समय भीड़ से बाहर निकलते हुए उसने अपनी बाहें छाती पर रखी और ठंडे और उदासीन भाव से कहा, वह आखिरी प्रतिभागी मैं हूं। जब लोगों ने देखा कि वह कितना घमंडी लग रहा है, तो वे घृणा और पछतावे से भर गए। कुछ युवा पीढ़ी उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी और खुद को उसके सामने परखना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए उन्हें सावधान रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ दर्शक बनकर ही देख पाएंगे। फैन कियान ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इतने सारे बेकार लोग, ये सब काया हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हें नहीं चुना गया और मुझे ही भाग लेने के लिए चुना गया। फैन कियान ने द्वेषपूर्ण स्वर में कहा और मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगा। मुख्य हॉल में पहले से ही 7 लोग शांत भाव से बैठे थे। ये कियूलैन और वे 6 अन्य लोग थे जिन्हें भाग लेने के लिए चुना गया था। वह आदमी सचमुच उतना ही घमंडी है जितना कि अफवाहें कहती हैं। वे कहते हैं कि वह अपने सभी विरोधियों के प्रति अत्यंत क्रूर है और जीतने के लिए शैतानी तरीकों का भी इस्तेमाल करता है। उसे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? उसे चुनौती देने के परिणाम विनाशकारी ही होंगे। वह संभवतः उनकी खेती को पंगु बना देगा। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने कहा। हालांकि बहुत से लोग फैन कियान से नफरत करते थे, फिर भी किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। फैन कियान बर्बर और क्रूर था। क्यों इस स्तर के लोगों में बहुत कम लोग थे जो उसे हरा सकते थे, जिससे वह और भी घमंडी और अभिमानी हो गया था। उसे अपने से कमजोर लोगों को धमकाने में मजा आता था। भीड़ में मौजूद लोगों के पास उसे मुख्य हॉल में अन्य लोगों के साथ शामिल होते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुको रुको रुको, एक तेज आवाज आए। शांत भीड़ में वह आवाज खास तौर पर स्पष्ट और तेज थी। भीड़ एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उन्हें दूर से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। इस युवक ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि उसके वस्त्र महंगे नहीं लग रहे थे, फिर भी वह सिर से पांव तक साफ और पवित्र लग रहा था। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी। उसका शरीर मजबूत लेकिन कोमल लग रहा था। भीड़ को वह आकर्षक लगा। वह पानी की तरह साफ दिख रहा था। उसने उन सभी को एक रहस्यमय आभा दी जो उसे देखते थे। उसकी निर्मल आंखें गहरी और गहन समझ से भरी थीं। उसका रूप और उम्र उसकी बुद्धिमत्ता से मेल नहीं खाती थी। भीड़ में मौजूद लोग उसे देखकर प्रशंसा से भर जाते थे और उसकी उपस्थिति में हीनता का अनुभव करते थे। जो युवक नहाकर कपड़े बदलने के बाद दिखाई दिया था, वह असल में ध्रुव था। इधर उधर पूछने पर उसे जल्दी ही पता चल गया कि आने वाले टूर्नामेंट के लिए चयन हो रहा है और वह जल्दी से उस जगह पहुंच गया। फैन कियान ने ध्रुव की तरफ देखा। उसकी बाहें अभी भी उसकी छाती पर मुड़ी हुई थीं। उसने ध्रुव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हैं? सच में? ध्रुव ने कहा, मानो उसे फैन कियान का भाव समझ नहीं आया। उसने उदासीनता से सिर हिलाया। फैन कियान अभी भी मुस्कुरा रहा था और फिर उसने ध्रुव की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। हालांकि ध्रुव उससे कुछ साल छोटा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि मुझे इंतजार कराने का क्या नतीजा होगा? ध्रुव व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ थोड़ा हैरान हुआ। साधना पथ पर ऐसे कई लोग थे जो प्रतिभाशाली थे और खुद को प्रतिभाशाली समझते थे। ऐसा लगता था कि ऐसे लोग अपने से कमजोर लोगों के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पसंद करते थे, मानो वे कोई ऐसा किरदार निभा रहे हो जो उन्हें नेक और शक्तिशाली दिखाना हो। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि इस दुनिया में लोग दिखावे के लिए ऐसे ही किरदार निभाते रहेंगे और मूर्खतापूर्ण काम करते रहेंगे। ध्रुव अपने चेहरे पर पूरी शांति के साथ फैन कियान की ओर चलने लगा। भीड़ सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है और ध्रुव को देखने लगी। क्या वह आदमी पागल था? वह लगभग 16 साल का था, इसलिए वह केवल 7वीं या 8वीं क्यूई परत तक ही पहुंच पाया होगा। फिर भी उसे लगता था कि वह फैन कियान से मुकाबला कर सकता है, जो यंगजहौ शहर के सबसे शक्तिशाली छोटे कुलों में से एक था और उसे एक प्रतिभाशाली भी माना जाता था। वह युवक फैन कियान को चुनौती देना चाहता था, लेकिन यंगजहौ शहर के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे उत्कृष्ट शिष्य ही उसका मुकाबला कर सकते थे। यह अनजान युवक उस कसौटी पर कैसे खरा उतर सकता था? लगता है तुम भी मुख्य हॉल में प्रवेश करना चाहते हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारे साहस की प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह बेहद मूर्खतापूर्ण है।
हालांकि चूंकि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी साधना को बाधित कर दूंगा, क्योंकि तुम इतनी मूर्ख हो कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे बराबर खड़े होने के योग्य हो। फैन कियान ने ध्रुव के प्रति अपनी घृणा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा। शिंग। हवा में तलवार के काटने की धातु जैसी ध्वनि वातावरण में भर गई और फैन कियान के सामने एक तेज रोशनी छा गई। इसके तुरंत बाद फैन कियान जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए लौटने लगा। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह जोर जोर से खांस रहा था और उसके मुंह में और भी खून भर रहा था। फैन कियान ने खुद को इस हद तक उठाया कि वह एक घुटने के बल बैठ गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। खून की बूंदें जमीन पर लगातार गिर रही थीं। ध्रुव ने बस क्लिंक ध्वनि के साथ अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। भीड़ में मौजूद लोग बस हैरान होकर देख रहे थे कि क्या हुआ था। वे सभी उत्तेजना और भय से कांप रहे थे। क्या ध्रुव ने फैन कियान को एक ही वार में हरा दिया था? कितना शक्तिशाली, एक आदमी ने सिहरन के साथ कहा। न केवल वह लगभग 16 साल का था, बल्कि फैन कियान उस पर एक भी वार नहीं कर पाया था। ध्रुव ने दया भी दिखाई थी और तलवार चलाते समय कोमलता भी दिखाई थी, वरना फैन कियान तुरंत मारा जाता। तुम सच में बकवास करते हो, बहुत ज्यादा बकवास। तुम्हें अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि उसने फैन कियान की तरफ देखा तक नहीं, जो उसके पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। फिर ध्रुव मुख्य हॉल की ओर चलता रहा। फैन कियान ध्रुव को तिरस्कार से देख रहा था और आखिरकार ध्रुव ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि वह इसके लायक नहीं था। पीछे से ध्रुव को देखते हुए फैन कियान के मन में एक साथ कई ख्याल आ रहे थे। तुम सच में बकवास करते हो, बहुत ज्यादा बकवास। तुम्हें अपने शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वह ध्रुव द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराता रहा। साधना का मार्ग आश्चर्यों से भरा है। आकाश विशाल है और सागर अथाह, कौन जानता है कि वे कितने विशाल और गहरे हैं। कई बार दुनिया उलट पुलट हो जाती है। कुछ साधक खुद को इतना प्रबल प्रतिभाशाली मानकर भाग्यशाली मानते हैं, लेकिन बाद में पाते हैं कि वे एक बहुत बड़े तालाब में एक छोटी मछली मात्र हैं। भाग्यशाली बने रहने के लिए, एक प्रबल प्रतिभाशाली बने रहने के लिए एक साधक में दृढ़ इच्छाशक्ति और अभ्यास के प्रति दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। 9वीं परत वाले फैन कियान जैसे साधक कुएं की तलहटी में पड़े मेढक के समान थे। वह ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है। इसलिए अहंकारी और उत्तेजक होना अच्छा व्यवहार नहीं था और ध्रुव की तलवार ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जिसकी उन्हें बहुत पहले से आवश्यकता थी। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए फैन कियान ध्रुव की पीठ की ओर देख रहा था और झुक रहा था। वह ध्रुव के प्रति श्रद्धा या आदर नहीं रख रहा था, बल्कि वह कृतज्ञ था कि ध्रुव ने उसे सिखाया था कि उसके अहंकार की कीमत उसकी जान भी हो सकती है, और उसे एक महान सबक दिया था। साधना का मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें आपको दूसरों को उकसाना पड़े। यह ऐसा भी नहीं है जिसमें आप बिना बदले की कार्रवाई के खुद को उकसाने दें। उस घटना ने बहुत से लोगों को उलझन में डाल दिया था, लेकिन कुछ लोगों के हाव भाव ऐसे थे मानो उन्हें समझ आ गया हो कि उनके सामने क्या हुआ था। हालांकि ध्रुव ने इन हाव भावों पर ध्यान नहीं दिया था। वह अभी मुख्य हॉल में पूरी तरह से नहीं पहुंचा था कि उसे आते देख बाकी 7 लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। कियू लैन खास तौर पर हैरान थी। विसल विंड रेस्टोरेंट में उसने उसे देखा था और जाहिर तौर पर ध्रुव के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वह ध्रुव की लिन कबीले में मौजूद समस्याओं के बारे में भी सब कुछ जानती थी। मैं इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, ध्रुव ने कियू लैन की ओर देखते हुए सहज लेकिन सख्त लहजे में कहा। वह निडर और स्पष्टवादी था। उसने जिद की कि उसे भाग लेना ही होगा। कितना दुस्साहस, कियू लैन के बगल में बैठे एक शिष्य ने मेज पर थपथपाते हुए कहा, जिससे लकड़ी की मेज जोरदार धमाके के साथ टूट गई। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम कियू लैन से अपनी मर्जी से बात कर सकते हो? क्रोधित शिष्य ने कहा। उसका नाम वू शियाओ था। हर कोई सुंदर कियू लैन के बारे में कल्पना कर रहा था। इसके अलावा वह बेहद शक्तिशाली थी और 9वीं क्यूई परत के शिखर पर थी। फैन कियान की शक्ति उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसने देखा था कि कैसे ध्रुव ने फैन कियान को एक ही वार में हरा दिया था और ध्रुव के लिए ये कितना आसान लग रहा था। इस तरह उसने देखा था कि ध्रुव कितना ताकतवर था। इसलिए उस समय वू शियाओ का व्यवहार कियू लैन का ध्यान आकर्षित करने और उसे अपना दीवाना बनाने के लिए अपनी ताकत का एक खोखला प्रदर्शन मात्र था। ध्रुव ने वू शियाओ की ओर देखा और फिर उसकी ओर चल पड़ा, जिसके बाद वू शियाओ तुरंत खड़ा हो गया और एक मजबूत क्यूई जारी किया, जो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार था। तलवार की सफेद और चमकदार रोशनी ने वू शियाओ को इतनी तेजी से मारा कि उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। उसने एक भयानक चीख मारी, लेकिन पलटवार नहीं कर सका। गति, लिंग क्यू परत को भेदने के बाद ध्रुव की तलवारबाजी अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीली हो गई थी, पहले से भी ज्यादा। ध्रुव ने वू शियाओ की गर्दन पकड़ी और उसे मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार तक ले गया। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान टूर्नामेंट में हिस्सा क्यों लेना चाहेगा? कितना बेकार है। ऊंची आवाज में ये कहते हुए ध्रुव ने वू शियाओ के शरीर को लात मारी, जो मुख्य हॉल से बाहर उड़ गया और सीढ़ियों से लुढ़ककर मुख्य चौक की जमीन पर आ गिरा, जहां भीड़ थी। इस प्रायोजित अध्याय के लिए जोशुआ एम और गैरी आर को विशेष धन्यवाद। सौभाग्य से मेरे लिए ये छोटी फिल्मों में से एक है और बहुत लंबी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसकी तैयारी पसंद आएगी। आनंद ले ज़ोक्सोक्सो 2A5। क्या वह वू जियाओ है? ये वो शियाओ है।
जब लोगों ने वू शियाओ को मुख्य हॉल से बाहर उड़ते और सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते देखा तो चारों ओर आश्चर्य की चीखें गूंज उठी। वू शियाओ फैंग कियान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। यंगज़हौ शहर में उसकी ख्याति काफी थी, लेकिन इस प्रतिभा को भी उस अनजान युवक ने हरा दिया था जो मुख्य हॉल में घुस आया था। ध्रुव को नाराज करने की कीमत उसे घायल होकर सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर चुकानी पड़ी। ध्रुव ने उस पर कोई दया नहीं दिखाए और उसे अपमानित करते हुए मुख्य हॉल से बाहर निकाल दिया। वह युवा शिष्य कौन है? कितना घमंडी! वह किस वंश से संबंधित है? मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। वह कहां से आया? वहां मौजूद हर कोई जानना चाहता था कि वह युवक कौन था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यंगज़हौ शहर में एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है जो इतने लंबे समय से उनकी नजरों से ओझल था। एक इतना शक्तिशाली शिष्य अब तक छोटे छोटे कबीलों की नजरों में आ चुका होगा। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह युवक कौन था। ऐसा कैसे संभव था? अगर सभी को पता चल जाए कि मुख्य हॉल में अभी अभी दाखिल हुआ वह घमंडी और दबंग युवक कौन है, तो वे ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह वही कूड़ा था जिसे लिन कबीले से निकाल दिया गया था। अफवाहों के अनुसार उसे उसके पिता के साथ कूड़ा होने के कारण निकाल दिया गया था, यहाँ तक कि उसके पिता ने ध्रुव को बचाने के लिए कबीले के एक कनिष्ठ सदस्य पर हमला भी किया था। वे ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन अफवाहों का कूड़ा उनकी आंखों के सामने मौजूद वह शक्तिशाली और दबंग युवक था। मुख्य हॉल में मौजूद अन्य शिष्य यंगज़हौ शहर के छोटे कुलों से थे। वे सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली और शक्तिशाली सदस्य थे। 8 प्रतिभागियों में शामिल शिष्य सबसे प्रबल प्रतिभावान थे जिन्हें छोटे कुल विकसित कर सकते थे। वार्षिक टूर्नामेंट का दिन ही गया और जब भीड़ बड़े बड़े समूहों के सदस्यों को अखाड़े में आते देख रही थी तो वहां भारी हंगामा मच गया। यह उनके लिए उन सभी प्रतिभाओं को देखने का एक मौका था जो शहर का भविष्य गढ़ेंगी। उन्हें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। देखो, अखाड़े के दक्षिणी भाग में लिन कबीले के सदस्य बैठे हैं। बीच में जो है वह लिन बादाओ है। ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। लिन है कि साधना को लिन बादाओ ने अपन बना दिया और फिर उसके बेटे और उसे लिन कबीले से निकाल दिया गया। कई लोग लिन कबीले के सदस्यों की जगह देख रहे थे और चर्चाएं हो रही थी। भीड़ की तरफ से तरह तरह की टिप्पणियां सुनाई दे रही थीं। यंगज़हौ शहर में फैल रही अफवाहों की वजह से लगातार चर्चा हो रही थी और कई लोग लिन कबीले पर ध्यान दे रहे थे। इसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। उसी क्षण अफवाहों की पुष्टि हो गई। ये लिन कियान है। कितनी खूबसूरत, लेकिन थोड़ी डरावनी जरूर है। वह पहले ही लिंग क्यूई परत तक पहुंच चुकी है और वह सिर्फ 16 साल की है। वह कमाल की है। काश वह किसी दिन मेरी पत्नी बन पाती। अपने सपनों में। ओह, इसे शांत रखो। अगर लिन कबीले के लोग तुम्हें सुन लेंगे तो वे तुम्हारी साधना को अपंग कर देंगे या इससे भी बदतर तुम्हारा सिर काट देंगे। हे, मैं तो बस कह रहा था। उधर देखो, नालैन कबीला भी आ गया है। वो शहर की मुखिया और राजकुमारी नालैन फैंग है। जैसे जैसे लोग अखाड़े में पहुंच रहे थे भीड़ टिप्पणियां करती जा रही थी। उस समय नालान कबीले के सदस्य पहले ही आ चुके थे और मंच के पास अखाड़े में अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। नालैन शियोंग प्रसिद्ध, लंबा और हट्टा कट्टा था। वह बेहद प्रतिष्ठित दिखता था। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसमें असाधारण शक्ति है। जब नाला शियोंग ने भीड़ में लोगों के हाव भाव देखे तो वह मुस्कुराया और फिर तुरंत बोला, आज मेरे द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में सभी लोग आ पाए। मैं नाला शियोंग बेहद खुश हूँ। हालांकि अगर किसी ने भी कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो मैं नाला शियोंग बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा और उसके साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करूंगा। कई लोगों ने सिर हिलाया। वे नालैन कबीले का सामना कर रहे थे। अगर वे कोई परेशानी खड़ी करना भी चाहते थे तो पहले उन्हें ऐसा करने के लिए कौशल और योग्यता की जरूरत थी। ठीक है, अब बस इतना ही। मुझे पता है कि आप सब मेरे जैसे बुजुर्ग को सुनने नहीं आए हैं। आइए अपने उत्कृष्ट युवा साधकों को युद्ध मंच पर आने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, नालैन शियोंग ने कहा और फिर बैठ गए। उनके भाषण समाप्त होने पर सभी ने सिर हिलाया। सभी युवा और उत्कृष्ट शिष्य मंच पर आने के लिए तैयार हो रहे थे। इस प्रायोजित अध्याय के लिए वेल्किन का विशेष धन्यवाद। ये तीसरा रिलीज है और आज रात मेरा लक्ष्य 8। मुझे शुभकामनाएं दें। आशा है आप सभी को मजा आएगा। विशाल युद्ध क्षेत्र कई युद्ध मंचों से बना था। प्रत्येक युद्ध मंच पर 8 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। नालैन कबीला बाकी कबीलों से ऊंचा था और उसके प्रतिभागी बाकी सभी कबीलों के बीच सबसे ऊंचे मंच पर खड़े थे। वे सरदारों जैसे लग रहे थे जो सर्वोच्चता से नीचे देख रहे हों। अन्य प्रतिभागियों ने उन्हें अपने अपने युद्ध मंच पर ऐसे घेर रखा था जैसे रात के आकाश में तारे चांद को घेरे रहते हैं। गु कबीला, लिन कबीला, वेन कबीला जैसे प्रमुख कबीले भी थे। कियूलैन ने छोटे कबीलों के संगठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय नालैन कबीले के सदस्यों के साथ नालैन शियोंग के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो खड़ा हो गया। वह युद्ध मंचों को भूल रहा था। आज हमारा वार्षिक टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य यंगज़हौ शहर के सबसे उत्कृष्ट युवा साधकों की शक्ति का परीक्षण करना है। इसलिए किसी को भी दया नहीं दिखानी चाहिए। जो हार जाते हैं उन्हें आत्मसमर्पण करने की अनुमति है और अगर कोई हार मान लेता है तो लड़ाई तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी आत्मसमर्पण नहीं करता है तो लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई गिर न जाए या मर न जाए। जब वृद्ध व्यक्ति की बात समाप्त हुई और भीड़ में कोलाहल मच गया।
अगर कोई हार न माने तो लड़ाई तब तक चल सकती थी जब तक कोई मर न जाए। कितना क्रूर। कुछ अत्यंत अभिमानी और अहंकारी साधक थे जो अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। हार मानकर युद्ध हारना उनके लिए विशेष रूप से अपमानजनक था। इसलिए बहुत कम लोग स्वेच्छा से युद्ध में समर्पण करने वाले थे। भले ही उन्हें पता हो कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है, वे अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन उस वाक्य ने भीड़ को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। कोई प्रतिबंध नहीं थे और युद्ध मरते दम तक लड़ा जा सकता था। यदि प्रतिबंध होते तो समान शक्ति वाले दो प्रतिद्वंद्वी जो हार मानने से इनकार करते अंतहीन रूप से लड़ते रहते, जिसका परिणाम प्रतिद्वंद्वी के प्रति गहरी और कटु घृणा में होता। कितना बुद्धिमान, कितना प्रतिभाशाली। कई लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का समर्थन करते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दूसरे कुलों के बीच नफरत बढ़ाने की एक चाल के रूप में ऐसा किया था, उन्हें ये देखने के लिए मजबूर करके कि उनके प्रतिभाशाली कुल सदस्य आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते हैं। उसने ऐसा युवा पीढ़ी के बीच नफरत को रोकने के लिए किया था, लेकिन पुरानी पीढ़ी के बीच नफरत को बढ़ाने के लिए। इस तरह जो लोग सहमत नहीं थे वे नालैंड कुल की आलोचना नहीं करेंगे। आखिरकार वे ही वह कुल थे जो टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे थे और उन्होंने एक बिल्कुल उचित नियम बनाया था। हालांकि इसका मतलब ये भी था कि नालैंड कुल के सदस्यों को अखाड़े के भीतर ही मार दिया जा सकता था। भीड़ जानती थी कि वे कुछ लोगों को मरते हुए देखेंगे और यंगजहौ शहर के विभिन्न कुल एक बार फिर एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोएंगे। नालैंड शियोव दूसरे कुलों को एक दूसरे से नफरत करते देखना चाहता था। हालांकि बाकी 3 कुलों को पता था कि नालैंड शियोव क्या सोच रहा है, फिर भी उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वे अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवाना चाहते थे और चूंकि उन्हें शहर का सबसे अच्छा कुल माना जाता था, इसलिए वे अपने युवा शिष्यों को बस इतना ही कह सकते थे कि वे पूरी ताकत से जीत के लिए प्रयास करें। इसके अलावा उस बूढ़े व्यक्ति ने यह भी कहा था कि जो चाहें वे हार मान सकते हैं और युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह नियम दोधारी था और विकल्प दिए जाने के कारण उसका खंडन करना संभव नहीं था। लेकिन कौन ये स्वीकार करेगा कि उसका कुल दूसरों से कमतर समझा जाए। मैंने इस साल के टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी लोगों के नाम लिख लिए हैं। मैंने लड़ाइयों का आयोजन भी पूरा कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे काम पर किसी को कोई आपत्ति है या नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने 3 अन्य शक्तिशाली कुलों के सदस्यों की ओर देखते हुए कहा। हे सब कुछ नालैंड कबीले द्वारा आयोजित किया गया था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, गू कबीले के मुखिया ने कहा, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। पिछले टूर्नामेंट नालैंड कबीले द्वारा आयोजित किए गए थे और उनके द्वारा प्रबंधित भी किए गए थे। इस बार भी जाहिर तौर पर ऐसा ही होने वाला है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लिन बा दाओ ने कहा, जो स्पष्ट रूप से नालैंड कबीले का विरोध नहीं करने वाला था। मैं नालैंड कबीले का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं सभी कबीले प्रमुखों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने 3 अन्य कबीलों के सदस्यों को देखते हुए कहा और फिर घोषणा की, नियम ऐसे ही हैं और पहली लड़ाई से ही लागू होते हैं। हारने से उन्मूलन होता है, जीतने से आप जारी रख सकते हैं। और अब मैं घोषणा करता हूं कि लड़ाइयां क्या होंगी। जिन लोगों ने उनके नाम सुने हैं वे सभी मंच पर रुक सकते हैं, बाकी लोग नीचे आकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। नालैंड के मंच पर नालैंड फैंग वेन कबीले के वेन शिन से लड़ेंगे। पूर्वी मंच पर गू कबीले के गू युन लिन कबीले के लिन वू से लड़ेंगे। दक्षिणी मंच पर लिन कबीले के लिन यू वेन कबीले के वेन फैंग से लड़ेंगे। पश्चिमी मंच पर नालैंड कबीले के नालैंड झू फैंग कियान से लड़ेंगे। उत्तरी मंच पर ड्रोमिंग गू कबीले के गू किन जूनियर से लड़ेंगे। टॉप 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स एवरी डी जोर वुमन शुड फॉलो हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 युद्ध मंच थे, इसलिए एक साथ केवल 10 लोग ही लड़ सकते थे। कुल 40 लोग थे, उनमें से आधे को खत्म करने के लिए 4 राउंड पर्याप्त थे और इस तरह केवल 20 लोग ही बचेंगे। जिन्हें बुलाया नहीं गया था वे मंच से नीचे उतर गए, जबकि जिन्हें बुलाया गया था वे अपने अपने मंच पर जा रहे थे। हा, वेन शिन वास्तव में बदकिस्मत है, उसे पहली लड़ाई के रूप में नालैंड फैंग से लड़ना पड़ रहा है। हालांकि वेन शिन कमजोर नहीं थी, फिर भी उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। मैंने सुना है कि लिन कबीले का लिन वू काफी ताकतवर हो गया है। वह 9वीं क्यूई परत तक पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि पूर्वी मंच पर लड़ाई जीतने वाला वही होगा। दक्षिणी स्टेज पर वेन फैंग को लड़ाई जीतनी चाहिए। उत्तरी स्टेज पर फैंग कियान को जीतना चाहिए। आखिरी स्टेज की बात करें तो भले ही डुओमिंग बेहद रहस्यमयी है और उसने मुखौटा पहना हुआ है, गुकिंग जूनियर लगभग अजेय है, इसलिए डुओमिंग वहां काफी बदकिस्मत है। लड़ाइयां अभी शुरू भी नहीं हुई थी और भीड़ में मौजूद हर कोई ऐसे अनुमान लगा रहा था मानो उन्हें नतीजों का पूरा यकीन हो। आखिरकार भीड़ इन सभी युवा शिष्यों को जानती थी, जिनमें से ज्यादातर यंगजहौ शहर से थे और उनकी खूबियों और कमजोरियों की गहरी समझ रखती थी। लेकिन उत्तरी मंच पर डुओमिंग ने भी भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने एक मुखौटा पहना हुआ था, लोगों ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और उसके चारों ओर एक आभामंडल सा कुछ आकर्षक था। उसमें एक रहस्यमयी हवा थी। यह अफसोस की बात थी कि उसे गुकिन जूनियर से लड़ना था। वह पहले से ही बर्बाद था और तुरंत हारने वाला था। दरअसल गुकिन जूनियर पहले ही क्यूई परत के शिखर पर पहुंच चुका था। क्यूई परत में ऐसे बहुत कम साधक थे जो उससे लड़कर जीत सके। उसके असली प्रतिद्वंद्वी ज्यादातर लिंग क्यूई परत के ही थे।
गूकिन जूनियर भी इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था, इसलिए डुओमिन के लिए गूकिन जूनियर को हराना नामुमकिन था। भीड़ की भविष्यवाणियां भी बिल्कुल सटीक निकली। वेन शिन ने ना लैन फैन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी और हार मान ली। हालांकि प्रतिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण थी, फिर भी ना लैन फैन का सामना करते हुए हार मान लेना कोई शर्म की बात नहीं थी। ना लैन फैन के खिलाफ लड़ने का मतलब निश्चित रूप से मरना था। पूर्वी और पश्चिमी स्टेज पर नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे थे और दर्शकों की भविष्यवाणियां हर बार सही साबित हो रही थी। लिन वू, विन फैंग और फैन कियान अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंचने वाले थे। बस उत्तरी स्टेज पर मुकाबला अभी जारी था और इसने दर्शकों में मौजूद सभी लोगों को अवाक कर दिया था। गूकिन जूनियर की नजर में डुओमिन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह डुओमिन को अपनी साधना के पथ पर एक चींटी की तरह समझता था जिसे वह अपने बूट के नीचे कुचल देगा। गूकिन जूनियर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बजाय दूसरे चरणों की लड़ाइयों को देखता रहा। आखिरकार वह जब चाहे अगले दौर में आगे बढ़ सकता था, इसलिए वह अपने अगले प्रतिद्वंद्वियों की युद्ध शैली से परिचित होना चाहता था। मैं ना लैन फैन के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाली लड़ाइयों में मेरा मुकाबला उसके साथ नहीं होगा। लिन वू और वेन फैन को हराना बहुत आसान होगा। जहां तक फैन कियान की बात है तो लगता है कि हाल ही में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन मुझे उसे भी बहुत जल्दी निपटाना चाहिए। अगर मुझे इन तीनों से लड़ना पड़ा तो जीतना बहुत आसान होगा। गूकिन जूनियर गहरी सोच में डूबा हुआ था और अगले राउंड के बारे में सोचते हुए ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे चांदी का मुखौटा पहने हुए युवक का अस्तित्व ही नहीं है। आखिरकार फैन कियान ने अपनी प्रतिद्वंदी ना लैनझू का गला पकड़ लिया। ना लैनझू लड़ना नहीं चाहती थी और उसने हार मान ली। सबका ध्यान उत्तरी मंच पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये खत्म हो गया, कितनी जल्दी, भीड़ ने आश्चर्य से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे पहला राउंड बस खत्म होने ही वाला था। गू किंग, समय बर्बाद करना बंद करो, गू कबीले के मुखिया ने उदासीन लेकिन थोड़े अभिमानी स्वर में कहा, मानो गू किंग अपनी इच्छा से युद्ध समाप्त कर सकता है। ठीक है, मैं कबीले के मुखिया के अनुरोध के अनुसार कार्य करूंगा, गू किंग जूनियर ने उत्तर दिया। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा जो चांदी के मुखौटे से अपनी पहचान छिपा रहा था और ठंडे स्वर में कहा, यहां से खुद नीचे उतर जाओ, तुम लड़ने लायक नहीं हो। ध्रुव ने अपने चांदी के मुखौटे को छुआ। कोई केवल उसकी आंखें और उसके चेहरे का एक छोटा सा हिस्सा देख सकता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव को देखना असंभव था। ध्रुव भी गू किंग जूनियर को नजरअंदाज कर रहा था। उसने लड़ने की जल्दी नहीं की थी और बाकी लड़ाइयों पर भी नजर रख रहा था। अब उसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गू किंग जूनियर बेहद घमंडी था और लड़ने की बजाय उसने उसे मंच से उतर जाने को कहा था। ध्रुव पहले से ही उन साधकों का आदी था जो खुद को अछूत समझते थे और दूसरों का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि बदले में सम्मान की मांग करते थे, यानी तथाकथित प्रतिभाशाली। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा? मैं तुम्हें यहाँ से नीचे उतरने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए दफा हो जाओ। अगर तुम खुद नीचे उतरने की होशियारी नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। गू किंग जूनियर ने देखा कि ध्रुव बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और फिर भौहें चढ़ा दी। शक्तिशाली कुलों के प्रतिभाशाली व्यक्ति उन साधकों से घृणा करते थे जो स्वयं को प्रतिभाशाली तो मानते थे, लेकिन शक्तिशाली कुलों जैसी प्रतिष्ठा वाले कुल से संबंधित नहीं थे। उनके पीछे मजबूत समर्थन के बिना उन्हें न्यूनतम लाभ के लिए भी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। यदि कोई साधक किसी शक्तिशाली कुल से संबंधित न हो तो वह महान प्रतिभा का धनी कैसे हो सकता है? डू मिंग जैसे लोग जो किसी शक्तिशाली कुल से संबंधित नहीं थे, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती थी और उन्हें उनके कुल द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसीलिए गू किंग जूनियर ऐसे साधकों से घृणा करते थे और उन्हें अपने ध्यान से परे समझते थे। मैंने अभी तक अपना मन नहीं बदला है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाओ और दफा हो जाओ, ध्रुव ने नफरत से भरी आवाज में कहा। जब उसने नफरत से भरे ये शब्द कहे तो भीड़ में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इसके तुरंत बाद कुछ लोग मुस्कुराए। क्या हो सकता है कि वह आदमी पागल हो? कियू लैन हंस नहीं रही थी। उसे लगा कि ध्रुव बहुत रहस्यमय है, लगभग रहस्यमय। टूर्नामेंट में बाकी लोगों की तुलना में वह बेहद ताकतवर लग रहा था। उसने देखा था कि कैसे ध्रुव ने वो शियाओ को एक ही बार में ढेर कर दिया था। गू किंग जूनियर, मुझे उम्मीद है कि तुम मरने के लिए तैयार हो, फैन कियान चिल्लाया, जो उत्तरी मंच पर हो रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि गू किंग जूनियर का व्यवहार उसकी मौत का कारण बनेगा। ध्रुव से सबक लेने के बाद वह काफी परिपक्व हो गया है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ध्रुव को जितना कम सम्मान दिया जाता वह उतनी ही कम दया दिखाता। उस पल गू किंग जूनियर का चेहरा बदल गया था और अब वह बिल्कुल भी सहज नहीं लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने उससे क्या कहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक युवक जो उसके जैसे शक्तिशाली कुल से नहीं था, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करेगा। वह क्यों इस स्तर के सभी शिष्यों में गू कुल का दूसरा सबसे बड़ा शिष्य था। गू कुल के सभी सदस्य उसे एक बेहद ताकतवर और प्रतिभाशाली शिष्य मानते थे। उसे खत्म कर दो, गू किंग सीनियर ने ऊंची मगर शांत आवाज में कहा, जिससे सब सिहर उठे। ध्रुव हार जाएगा, ये तो साफ था, लेकिन गू किंग सीनियर का मतलब था कि वह चाहते थे कि गू किंग ध्रुव को वहीं मार डाले जहां वह खड़ा था। ठीक है,
गू किंग जूनियर ने कहा जब उसने देखा कि उसके पिता, जो कबीले के मुखिया भी थे, बेहद क्रोधित हो गए थे। वह अविश्वसनीय गति से तेजी से आगे बढ़ने लगे। वह ध्रुव को आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं देने वाले थे। जहरीली मुट्ठी, गू किंग जूनियर चिल्लाया। उसकी मुट्ठी हवा में सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी, मानो वह वातावरण को टुकड़ों में तोड़ रही हो। लेकिन ध्रुव पहाड़ की तरह अविचल खड़ा रहा। जैसे ही जहरीली मुक्का उस तक पहुंचने ही वाला था, उसके शरीर के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। तलवार इतनी तेज थी कि कोई देख नहीं पाया कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और सब कुछ स्थिर हो गया हो। भीड़ में किसी ने भी नहीं देखा कि क्या हुआ था या गू किंग जूनियर ने हिलना डुलना क्यों बंद कर दिया था। अचानक गू किंग जूनियर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर उसके शरीर से अलग होने लगा। भीड़ पूरी तरह खामोश होकर देखती रही। मेरे लिए ये अध्याय थोड़ा मुश्किल था, बहुत लंबा और कुछ बार दोबारा लिखने की जरूरत थी। रेडिट से आने वाले सभी लोगों से वहां प्यार बांटिए। मुझे आप लोगों के प्यार की जरूरत है ताकि मैं खुद को आपके लिए इस हद तक सजा दे सकूं। हाहा। इस अध्याय के लिए वेल्किन को पुनः विशेष धन्यवाद। ज़ॉक्सो। मुझे उम्मीद है आप सभी मजा करें। भीड़ उत्तरी मंच की जमीन पर पड़े गू किंग जूनियर के शव को देख रही थी। उसे एक ही वार में मार दिया गया था, जो इतना तेज था कि कई लोग सिर्फ ध्रुव को अपनी तलवार म्यान में डालते हुए देख पा रहे थे। बलवान और शक्तिशाली गू किंग न सिर्फ एक ही वार में मारा गया था, बल्कि पलक झपकते ही मारा गया था और उसे आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। वह तलवार, कितनी तेज, कितनी कुशलता। भीड़ में से एक आदमी ने मुंह खोले लगभग लार टपकाते हुए कहा। वे देख भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ था क्योंकि हरकतें इतनी तेज थीं। भीड़ ये समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्यमय नकाबपोश शिष्य ने किस तरह की तलवारबाजी का इस्तेमाल किया था। उन्हें बस इतना पता था कि यह सब बेहद तेजी और सटीकता से हुआ था। तलवार जितनी तेजी से दिखाई दी थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई थी। केवल वही व्यक्ति जिसने अपने कौशल का पूर्ण अभ्यास किया हो, इतने सटीक हमले कर सकता था। उसकी तलवार एक फुर्तीली परछाई की तरह लग रही थी जो भीड़ की नजरों से बच रही थी। भीड़ ध्रुव को देख रही थी और उस चमक के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। उसने स्पष्ट रूप से उस क्षण में तलवारबाजी का कौशल दिखाया था और उसके साथ विनाशकारी शक्ति का प्रयोग किया था। वह गू किंग जूनियर को आसानी से मार गिराने में सक्षम था। अद्भुत। फैन कियान ध्रुव को अवाक होकर देख रहा था। उसने कल्पना की कि अगर वह ध्रुव के खिलाफ लड़ रहा होता तो क्या होता। उसे तलवार का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उसका सिर उसके धड़ से अलग नहीं हो जाता। भले ही पिछले दिन जो हुआ था उसने उसके विचारों को बदल दिया हो और उसे और अधिक दृढ़ और आदरणीय बना दिया हो, फिर भी कुछ और वर्षों की साधना के बाद वह अपने सामने ध्रुव का सामना नहीं करना चाहेगा। गू किंग सीनियर युद्ध मंच को देखते हुए खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनका चेहरा गुस्से से बुरी तरह मुड़ गया। युद्ध मंच पर अपने बेटे की सिरविहीन लाश को देखते हुए उन्होंने एक बेहद तेज चीख छोड़ी। गू किंग जूनियर मर चुका था। गू वंश का एक सबसे उत्कृष्ट कनिष्ठ शिष्य मर चुका था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार पर भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था। गू किंग सीनियर ध्रुव से दिल की गहराइयों से नफरत करते थे। तुमने उसे मारने की हिम्मत की, गू किंग सीनियर ने ऐसी आवाज में कहा जो बिजली की तरह थी, जिससे सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और गू किंग सीनियर की ओर देखा, जो बेहद गुस्से में थे। ध्रुव की पुतलियां काली पड़ गईं और फिर उन्होंने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ खड़े रहकर कुछ नहीं करना चाहिए था और उसे मुझे मारने देना चाहिए था? आप कितने मूर्ख हैं। जब गू किंग सीनियर ने ये शब्द सुने तो वह चुप हो गया। वह सचमुच चाहता था कि गू किंग जूनियर ध्रुव को मार डाले, तो वह ध्रुव को गू किंग जूनियर को मारने की इजाजत कैसे नहीं दे सकता था। जिंदगी में अपनी जान बचाने जैसे सिद्धांत होते हैं। चूंकि गू किंग जूनियर गू कबीले का सदस्य था, इसलिए वह चाहता था कि गू किंग जूनियर ध्रुव को मार डाले। हालांकि ध्रुव द्वारा गू किंग जूनियर की हत्या भले ही जायज हो, उसकी नजर में एक अपराध था। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, गू किंग सीनियर ने उदासीन स्वर में कहा। उसने अपनी हत्या की मंशा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। जैसे ही भीड़ ने ये शब्द सुने, उन्हें ध्रुव पर दया आ गई। हालांकि वह बेहद ताकतवर था और गुकुल के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से एक को एक ही वार में मार गिराने में सक्षम था, फिर भी गुकुल उसे जिंदा छोड़ने की कोई संभावना नहीं थी। मेरा नाम ड्रुओ मिंग है, ध्रुव ने गू किंग सीनियर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। फिर वह मंच से नीचे उतरा और उसकी आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी जब उसने कहा, अगर तुम्हारे गू कबीले का कोई भी सदस्य मुझसे टकराया तो मैं इस अखाड़े को उसके सिरों से सजा दूंगा। ध्रुव की बातों से भीड़ स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सीधे तौर पर शक्तिशाली गू कबीले को चुनौती दी हो और उनके मुंह पर थूक दिया हो। वह पागल लग रहा था, बहुत ज्यादा पागल। वह असहनीय रूप से घमंडी भी लग रहा था। वह एक साधारण युवक था और उसने आश्चर्यजनक रूप से विशाल और शक्तिशाली गू कबीले को धमकी देने की हिम्मत की। उसने कहा कि अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वह उसे मार डालेगा। वह पूरे गू कबीले को चुनौती दे रहा था। वह उसके सभी सदस्यों की अवहेलना कर रहा था। जाहिर है गू कबीले के सभी युवा सदस्य जिन्होंने उसे सुना भड़क उठे और गुस्से में गालियां बकने लगे। हालांकि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द भयंकर थे, फिर भी उनमें से कई बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वे कभी उसके रास्ते में न आए। उसने गू किंग जूनियर को एक ही सहज प्रहार से मार डाला था।
गू कबीले में लिंग क्यू इस स्तर के लोगों को छोड़कर उन्हें डर था कि कोई भी ध्रुव से लड़कर उनका सिर लेकर नहीं लौट पाएगा। सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि ध्रुव गू कबीले के गू यान जैसे शक्तिशाली सदस्यों से लड़े, इस तरह वह गू किंग जूनियर की मौत का बदला ले सकेगा। गू यान की ताकत पर उन्हें कोई शक नहीं था, वह लिंग क्यू इस स्तर का साधक था। ध्रुव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर मैं उससे टकरा गया तो उसकी मौत दुखद और क्रूर होगी। गू यान ने गू कबीले के बाकी सदस्यों के बीच खड़े होकर ध्रुव को बर्फ जैसी ठंडी आंखों से देखते हुए कहा। वह कबीले की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए उसे मार डालेगा और यातनाएं देगा। पहला राउंड ज्यादा समय नहीं लगा था और अब खत्म होने को आया था। टूर्नामेंट में 20 लोग बचे थे। हर स्टेज पर 2 और मुकाबले होने थे और 10 लोग बचेंगे। इस दौर में ध्रुव गू कबीले के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। वह नालैंड कबीले के एक अद्भुत और उत्कृष्ट सदस्य नालैंड चेन के खिलाफ लड़ने वाला था। यदि आप लड़ सकते हैं तो लड़ें, यदि आपको लड़ने का मन नहीं है तो बस आत्मसमर्पण कर दें, नालैंड फैंग ने नालैंड चेन से कहा, क्योंकि इससे पहले वह उत्तरी मंच को देखते हुए अहंकारी तरीके से खुद को दूसरों से ऊपर रख रही थी। ठीक है, नालैंड चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वह अपनी ताकत आजमाने के लिए उत्सुक था। हालांकि वह गू किंग जूनियर जितना प्रसिद्ध और लोकप्रिय नहीं था, वह भी 9वीं क्यूई परत पर था। उसने सोचा कि गू किंग जूनियर की प्रतिष्ठा अनुचित थी। उसने सोचा कि क्योंकि गू किंग जूनियर ने ध्रुव को कम आंका था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु इतनी जल्दी करवा ली। इस बार नालैंड चेन निश्चित रूप से ध्रुव को हराकर खुद को प्रसिद्ध बनाने और उसके साथ आने वाले पद और सम्मान को प्राप्त करने वाला था। ध्रुव, जिसका चेहरा अभी भी नकाब में था, नालैंड फैन को बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से देख रहा था। अगर वे लड़ सकते थे तो लड़े, वरना बस आत्मसमर्पण कर दें। इसका क्या मतलब था? ध्रुव उस रात की घटना को नहीं भूला था जब नालैंड कबीले ने अपने कबीले के लोगों को उसका पीछा करके उसे मारने के लिए भेजा था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसने नालैंड फैन को अपनी मेज पर बैठने से मना कर दिया था। मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरा कबीला दूसरों की तुलना में कितना प्रतिष्ठित और शक्तिशाली है। नालैंड चेन ने ध्रुव को घूरते हुए और लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहा। ठीक है, तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह देखना चाहता था कि नालैंड कबीला वास्तव में कितना शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है। दिव्य भुजा आत्मा। हालांकि नालैंड चेन नालैंड कबीले की प्रतिष्ठा की रक्षा करना और उसे और भी प्रसिद्ध बनाना चाहता था, फिर भी वह ध्रुव पर आसानी से वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसके पीछे एक मोटी और मांसल भुजा वाली आत्मा प्रकट हुई, जो आकाश की ओर ऐसे बढ़ रही थी मानो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए चढ़ाई कर रही हो। केवल वे लोग जो नालैंड के सीधे रक्त संबंधी हैं, उनके पास ही वह दिव्य भुजा आत्मा होती है। कितना शानदार! कहा जाता है कि दिव्य भुजा आत्मा अपने स्वामी को देवता जैसी शक्ति दे सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा के स्वामी को कोई कैसे हरा सकता है? एक मुक्का और उसका प्रतिद्वंद्वी मारा जाएगा। क्योंकि उसने अपनी दिव्य भुजा आत्मा को मुक्त कर दिया था, नालैंड चेन बेहद आश्वस्त था और उसने ध्रुव की ओर एक क्रूर आश्चर्यजनक हमला किया। दिव्य पंच! नालैंड चेन चिल्लाया। उसका मुक्का अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन मुट्ठी के आसपास का आभामंडल हवा में फैलकर वातावरण को तहस नहस कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक तात्विक शक्ति थी। कितना शक्तिशाली! तो यह उस दिव्य भुजा आत्मा की शक्ति है जो केवल नालैंड कबीले के सदस्यों के पास ही हो सकती है। नालैंड चेन न केवल 9वीं क्यूई परत पर है, बल्कि वह पहले से ही मौलिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। पूरी भीड़ स्तब्ध थी। ध्रुव मुके में समाहित शक्तिशाली क्यूई से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर की हवा विकृत हो रही थी। मुट्ठी की छाया ने पूरे आकाश को भर दिया था। तुम मरना चाहते हो? ध्रुव ने कहा। हवा में एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। प्रकाश की चमकदार किरणें वातावरण में भर गईं। एक ही वार से विशाल मुट्ठी की परछाई बिना किसी निशान के पूरी तरह गायब हो गई। बस ध्रुव की तलवार की दीप्तिमान रोशनी थी जो इस समय शानदार लग रही थी। नालैंड चेन के चेहरे के भाव बदल गए थे। वह लगातार मुके बरसा रहा था, जिससे उसे हर बार पीछे हटना पड़ता था। उसने पहले वार नाकाम होने की स्थिति में वारों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी थी। मरना! ध्रुव ने बस एक ही शब्द कहा और नालैंड चेन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर वार किया गया हो। तलवार से अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जो वायुमंडल को चीरती हुई नालैंड चेन के गले में गहराई तक घुस गई। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर जमीन पर भारी होकर गिर गया और उसका सिर बस थोड़े से मांस से जुड़ा हुआ था। उसकी गर्दन में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पूरी तरह सदमे से भर गईं। नालैंड कबीले की दिव्य भुजा आत्मा महान चमत्कार पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन ध्रुव की तलवार भी महान चीजें पूरा करने में सक्षम थी। तलवार का वार शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रयोग करने वाला भयानक रूप से शक्तिशाली है। जब भीड़ ने नालैंड चेन को गिरते देखा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वे ध्रुव को घूर रहे थे। पहले की तरह एक ही वार उसके प्रतिद्वंद्वी को मार गिराने के लिए काफी था। नालैंड कबीले के मुखिया नालैंड शियोग भी आतंकित थे और ध्रुव को घूर रहे थे। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने नालैंड कबीले के एक सदस्य को मारने की हिम्मत की, यह आश्चर्यजनक है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद नालैंड फैंग ने ये शब्द ध्रुव की ओर बहुत जोर से और गुस्से से चिल्लाए।
ध्रुव ने अपना सिर उठाया और नालैन फैंग की ओर देखा। फिर वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, अब मुझे तुम्हारे नियम समझ आ गए हैं। नालैन कबीले के सदस्यों को दूसरों को मारने की इजाजत है, लेकिन दूसरों को तुम्हारे कबीले के सदस्यों को मारने की इजाजत नहीं है। तुम वाकई बेशर्म हो। तुम, नालैन फैंग ने गुस्से से कहा और फिर खुद को रोक लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं। बस तब तक रुको जब तक तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर लेते, नालैन फैंग ने उदास होकर कहा। उसकी खूबसूरत आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ध्रुव ने नालैन फैंग की बात अनसुनी कर दी, तुरंत पलटकर मंच से नीचे उतर आया। उसे बच्चों से बेकार की बातें करने का मन नहीं था। ड्यूओमिंग, जब वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है तो वह विजेता जैसा दिखता है। सब लोग ध्रुव को देख रहे थे और ईर्ष्या से आहें भर रहे थे। कोई निडर या बेहद बहादुर इंसान ही ध्रुव को दोबारा उकसाने की हिम्मत कर सकता है। जो लोग अभी तक नहीं मारे गए थे वे भी चिंतित दिख रहे थे। वे सब आहें भर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें उससे लड़ना ही न पड़े। यही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। वह आदमी एक ही वार में मार गिराने में सक्षम था और उससे लड़ते हुए उसके हमला करने से पहले हार मानने का कोई मौका नहीं था। दूसरा राउंड बहुत जल्दी खत्म हो गया और सिर्फ 10 लोग बचे। 10 लोग बचे, 5 स्टेज। एक और राउंड काफी होगा। थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर हम तीसरे राउंड के साथ आगे बढ़ेंगे, मंच पर आए बूढ़े आदमी ने घोषणा की। भीड़ थोड़ी निराश थी। वे अगली लड़ाइयां देखने के लिए बेताब थे। 10 लोग बचे थे। सभी कुलों के मुख्य प्रतिनिधि बचे हुए शिष्यों में थे। लिन कुल में अभी भी 2 प्रतिभागी थे। सभी उम्मीदों के विपरीत गु कुल में केवल एक व्यक्ति बचा था। जो बचे थे वे प्रतियोगिता में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि सभी की निगाहें नकाबपोश शिष्य ध्रुव पर टिकी थी। जो बचे हैं उनकी ताकत को देखते हुए ये दौर अद्भुत होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ है कि वे कितने मजबूत हैं। नालैन फैंग, लिन कियान और वेन जियांग तीनों सबसे मजबूत होने चाहिए। फिर गु कबीले के गु यान और क्यू लेन होने चाहिए। फिर लिन कबीले के लिन होन हैं जो पहले ही लिंग क्यूई परत तक पहुंच चुके हैं। जहां तक बेहद मजबूत लेकिन घमंडी ड्यूओमिंग की बात है, जो लोग लिंग क्यूई परत तक नहीं पहुंच पाए हैं वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे। अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे 7वें स्थान पर होना चाहिए। अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे अगले दौर में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। भीड़ आगामी रैंकिंग पर चर्चा कर रही थी। बाकी सभी ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे पिछली बातों से सहमत हैं। ये अनुमान काफी सटीक होने चाहिए। अगर ड्यूओमिंग लिंग क्यू स्तर तक पहुंचने वालों के ठीक बाद रैंकिंग में आ जाए तो यह असाधारण से भी बढ़कर होगा। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए राडेकैम और सर्वशक्तिमान दास चालक लिखिलिखी को विशेष धन्यवाद। ज़ोक्सो, चीजें अच्छी होने लगी हैं। मुझे अगला 1 घंटे के अंदर रिलीज कर देना चाहिए। मैंने पहले एक छोटा सा, ज्यादा छोटा नहीं, काफी लंबा ब्रेक लिया था। लोल, थकान होने लगी है इसलिए मुझे जल्दी से इन्हें खत्म करना होगा। 3 और बाकी हैं। आनंद ले ज़ोक्सॉक्स। ब्रेक छोटा था ताकि आखिरी 10 पहलवानों को पिछले मुकाबलों से उबरने का मौका मिल सके। उनमें से किसी को भी पिछले मुकाबलों में कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। बूढ़े ने तीसरे राउंड की शुरुआत की घोषणा कर दी। दर्शक आगामी मुकाबलों के लिए उत्साह से भर गए थे। इस राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले 10 लोगों में से 6 लिंग क्यूई लेयर के थे। ड्यूओमिंग भले ही उनके जितना मजबूत न हो लेकिन फिर भी बेहद मजबूत था। सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनमें दर्शकों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर मुकाबले रोमांचक होने वाले थे। यह एक मनोरंजक शो होने वाला था। कुछ स्टेज ऐसे थे जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनमें से एक पर लिंग क्यूई लेयर के 2 प्रतिभागी लड़ने वाले थे, क्यू लेन बनाम लिनहोन। दूसरी लड़ाई जिसने लोगों का ध्यान खींचा वह थी गु यान बनाम ड्यूओमिंग। बाकी 3 लड़ाइयां उतनी दिलचस्प नहीं थीं। नालैन फैंग, लिन कियान और वेन जियांग तुरंत ही मुकाबला समाप्त करके अगले दौर में पहुंच सकते थे। भीड़ की भविष्यवाणियां लगभग पूरी तरह सटीक थीं। नालैन फैंग और लिन कियान का सामना करने वालों ने तुरंत हार मान ली थी। वेन जियांग फैंग कियान के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि फैंग कियान ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, वेन जियांग ने 3 वार के बाद आसानी से जीत हासिल कर ली थी। फैंग कियान एक विस्फोटक बल के साथ मंच से उड़ गए थे। वेन जियांग ने फैंग कियान से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। लिंग क्यूई स्तर के एक साधक और क्यूई स्तर के एक साधक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अगर वे लड़ते तो परिणाम आमतौर पर स्पष्ट होता था। इस समय भीड़ क्यू लेन और लिन होन के बीच की लड़ाई पर ध्यान दे रही थी। भीड़ उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और इस लड़ाई का विजेता कौन होगा ये स्पष्ट नहीं था। उत्तरी मंच पर गु यान ध्रुव को बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देख रहा था और उसकी आंखों में हत्या का जुनून पूरी तरह से समाया हुआ था। उसकी नजर जानलेवा थी और चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। कैसी किस्मत थी, आखिरकार उसे ध्रुव के खिलाफ लड़ने के लिए चुन लिया गया। अगर ध्रुव ने हार नहीं मानी तो गु यान उसे मारकर गु किंग जूनियर की मौत का बदला ले लेगा। वह ध्रुव से इतनी नफरत करता था कि उसे अपनी हड्डियों में इसका एहसास हो रहा था। अगर तुम लड़ने से बहुत डरते हो तो जल्दी करो और दफा हो जाओ। हमें इज्जतदार साधक मत बनाओ, हमारी इज्जत मत गिराओ। गु यान ने ध्रुव को व्यंग्यात्मक नजरों से देखते हुए कहा। ध्रुव हमेशा की तरह वहां शांत और स्थिर खड़ा था।
फिर उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें मुझे अपने साथ झगड़ा करने के लिए उकसाने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुमसे भागने की कभी योजना नहीं बना रहा था। हे, जब गुयान ने ध्रुव की बातें सुनी तो वह शैतानी हंसी से लुटपुट हो गया। उसने ध्रुव को लड़ने के लिए इतना गुस्सा दिला दिया था और यह भी सुनिश्चित कर लिया था कि वह गुयान से बदला लिए बिना आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव उसकी चुनौती इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। कितना नासमझ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लिंक क्यू परत को तोड़ने का क्या मतलब होता है। मुझमें और तुम में बहुत फर्क है, गुयान ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। उसने अपनी आत्मा भी नहीं छोड़ी क्योंकि इससे ध्रुव डर सकता था और लड़ाई छोड़ सकता था। इसके तुरंत बाद गुयान धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। उस समय ध्रुव और उसके बीच लगभग 10 कदम की दूरी थी, तभी उसने अचानक अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। ध्रुव की दिशा में वातावरण में एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट फैल गया। एक अद्भुत तीव्र ऊर्जा आकाश को अवरुद्ध कर रही थी और पृथ्वी को इस हद तक ढक रही थी कि उस समय ध्रुव को देखना असंभव था। गुयान चिल्लाया, मुझे और मेरे कबीले के सदस्यों को उकसाने की हिम्मत करने के कारण तुम मर जाओगे। तीव्र शक्ति की एक दूसरी लहर ध्रुव की ओर बढ़ रही थी। भले ही ध्रुव पहला हमला न झेल पाए, वह ध्रुव को हर हाल में मार डालेगा। वह ध्रुव को किसी भी चीज से ज्यादा मारना चाहता था। वह ध्रुव को इस अखाड़े से जिंदा नहीं जाने देगा, वरना वह गु कबीले का सबसे अच्छा युवा शिष्य बदनाम हो जाएगा और यह गु कबीले के लिए अपमानजनक होगा। जिस क्षण उसका शक्तिशाली प्रहार ध्रुव के शरीर पर पड़ने वाला था, गुयान पहले से ही एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था और धैर्यपूर्वक दर्द भरी चीखों का इंतजार कर रहा था। हालांकि उस क्षण पहले जैसा ही दीप्तिमान प्रकाश वातावरण में फैल गया और पूरे आकाश को भर दिया। गुयान के प्रहार की ऊर्जा मानो कागज की तरह फटती हुई प्रतीत होने लगी। वह कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण लुप्त हो जाएगी। मर जाओ, गुयान ने बिना किसी असर के जोर से चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उस पिछली लहर में कुछ बल डाला जो टूटती हुई लग रही थी। उसने जो हमला किया था वह ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों को गिरा देगा और समुद्र को उलट देगा। ये हमला लिंक क्यू परत में घुस आए प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए काफी था। मैंने मना कर दिया। बूम! वह आवाज जिसने जोर से कहा, मैं इनकार करता हूँ, शांत और उदासीन लग रही थी। अचानक एक तलवार की क्यूब उभरी और ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश को भी भेद सकती है। गुयान की ऊर्जा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। उसकी क्यूब पूरी तरह से गायब हो गई थी। केवल तलवार की रोशनी थी जो ब्रह्मांड की हर चीज से ऊपर खड़ी प्रतीत हो रही थी। लिंक क्यू परत, गुयान ने मौत की तरह पीला पड़ते हुए कहा। उसे कैसे अंदाजा नहीं था कि ध्रुव अपनी असली ताकत छुपा रहा होगा। वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। तलवार वीरान लग रही थी और उसमें से मौत जैसी गंध आ रही थी। उससे एक बेहद ठंडी क्यूब निकल रही थी जिसमें एक अजेय विनाशकारी शक्ति थी। तलवार चलाने वाला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर विजय प्राप्त कर रहा था। उसकी शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। तलवार अचानक अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के साथ बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे वह अपने आसपास की हर चीज को निगल रही हो। अच्छा नहीं, गु किंग सीनियर चिल्लाए, जो डर के मारे पीले पड़ गए थे। वे खड़े तो हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। गुयान लगातार यही कह रहा था कि वह ध्रुव को एक ही वार में मार डालेगा। उसके इस तेज और अचानक हमले से उसे जरा भी फायदा नहीं हुआ। उस वक्त वह पलटवार करने में असमर्थ था और तलवार के हमले को रोकने में तो और भी ज्यादा असमर्थ। स्विश! गुयान के गले से खून की धार बह निकली। गुयान, जो लिंची स्तर तक पहुंच चुका था, बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर अखाड़े के फर्श पर लुढ़क रहा था। यह भी पहली बार था कि प्रतियोगिता के दौरान अब तक लिंची स्तर के किसी साधक की मृत्यु हुई थी। वह एक ही वार में मर गया था। उस क्षण गु कबीले के सभी सदस्य खड़े हो गए। वे निराशा से ध्रुव को देख रहे थे। वे क्रोध और भय से कांप रहे थे। मंच के फर्श पर अपने कबीले के उज्जवल भविष्य को बिना सिर के पड़ा देखकर वे हताश हो गए। मैं तुम्हें मार डालूंगा, गु किंग सीनियर इतनी जोर से चिल्लाया कि लोगों के कान दुखने लगे। ना लैन शियोग ने भौहें चढ़ाई और कहा, गु कबीले के मुखिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप भूल गए हैं कि यह एक टूर्नामेंट है जिसका आयोजन ना लैन कबीले ने किया था? गु किंग सीनियर ने ना लैन शियोग को पूरी तरह से चौंक कर देखा। उन्हें नहीं लगा था कि कोई भी एक मामूली कीड़े को हटाने में उनके रास्ते में आएगा। आखिरकार वह असंतोष से कराह उठे और बैठ गए। हालांकि जिस तरह से गु किंग सीनियर ध्रुव को देख रहे थे, उससे साफ था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या गुयान मर गया? जैसे पहले वाले एक ही वार में मर गए थे। कियू लेन और लिन होन के बीच लड़ाई देख रहे कई लोग हैरान रह गए। ना लैन शियोग और गु किंग सीनियर ने चिल्लाकर उनका ध्यान खींचा था। जब उन्होंने गुयान का सिर देखा जो उसके धड़ से अलग हो गया था, तो उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। बहुत से लोग इस बात पर पछता रहे थे कि उन्होंने इतना शानदार युद्ध गंवा दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि युद्ध इतना दिलचस्प होगा और लिंक क्यू स्तर का एक युवा शिष्य सचमुच मारा जाएगा, खासकर डुओमिंग नामक एक बेहद ताकतवर और रहस्यमय युवक के हाथों। हम सभी ने निर्णय लेने में गलती की है। डुओमिंग भी लिंक क्यू परत तक पहुंच गया है। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसकी यही ताकत उसे अगले दौर में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।
न सिर्फ भीड़ ने ऐसा सोचा था, बल्कि न लेन शियोग ने भी मंच से उतरते हुए ध्रुव की पीठ को देखते हुए यही सोचा था। ये युवक अपनी तलवार से एक ही वार में क्यू स्तर के साधकों को हरा सकता है, बल्कि वह लिंग क्यू स्तर के साधकों को भी एक ही वार में हरा सकता है। वह बेहद ताकतवर है। इससे पहले किसी को उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं था। उस समय दूसरी लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी और क्यू लैन ने जीत हासिल कर ली थी। उसने लिन होन को हराया था। उस समय अगले दौर के लिए चुने गए सभी लोगों की पहचान हो चुकी थी। ना लेन फैंग, लिन कियान, वेन जियांग, क्यू लैन और डुओमिंग, दो लोग जो किसी शक्तिशाली कबीले से नहीं थे, फिर से जीत गए थे। क्यू लैन और डुओमिंग। गु कबीले में अब कोई भागीदार नहीं बचा था और उनके दो प्रमुख शिष्यों का ध्रुव ने सिर काट दिया था। बूढ़े ने फिर से एक छोटे से विराम की घोषणा की। चौथा दौर, लिन कियान इंतजार कर सकता है। ना लेन फैंग वेन जियांग के खिलाफ लड़ेगा और क्यू लैन डुओमिंग के खिलाफ लड़ेगा। भीड़ सचमुच उत्साहित थी। आखिरी लड़ाइयां आखिरकार शुरू होने वाली थीं। ना लेन फैंग की ताकत स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय थी। हालांकि वेन जियांग ना लेन फैंग और लिन कियान से भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह पहले ही दूसरे लिंग क्यू स्तर को तोड़ चुका था। ये लड़ाइयां बहुत रोमांचक होने वाली थीं। वहां वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डुओमिंग भी था, जिसने एक ही वार से 3 लोगों को मार गिराया था। क्यू लैन के खिलाफ उसकी लड़ाई शायद उसी तरह की लड़ाई होने वाली थी। अब जब सबसे मजबूत शिष्यों का फैसला हो गया था, तो लड़ाइयां अब मुख्य मंच पर होंगी। पहली लड़ाई ना लेन फैंग और वेन जियांग के बीच होने वाली थी। वेन जियांग, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन पहले की तरह तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। ना लेन फैंग ने बेहद घमंडी लहजे में कहा, मानो कोई राजसी नौकर से बात कर रहा हो, हर चीज और हर किसी के प्रति तिरस्कार दिखा रहा हो। हाँ, मैं दूसरी लिंग क्यूई परत तक पहुंच गया हूँ। तुम अभी केवल पहली लिंग क्यूई परत पर हो, तुम्हें ही हार मान लेनी चाहिए। वेन जियांग ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा। क्या बेवकूफ है, ना लेन फैंग अपनी आत्मा को मुक्त करते हुए चिल्लाए। उसके तुरंत बाद उसकी दिव्य भुजा आत्मा उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी दिव्य भुजा आत्मा ना लेन चेन की आत्मा से थोड़ी अलग थी, जिसे ध्रुव ने मार डाला था। उसकी दिव्य भुजा आत्मा सोने की थी। ऐसा लग रहा था जैसे भुजा से निकलने वाली सुनहरी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। केवल एक स्वर्णिम दिव्य भुजा आत्मा को ही एक परिपूर्ण दिव्य भुजा आत्मा माना जा सकता है। ना लेन जियोग ने मुस्कुराते हुए कहा। 100 वर्षों में ना लेन फैंग एकमात्र ऐसी थी जिसके पास स्वर्णिम दिव्य भुजा आत्मा थी। जब उसकी आत्मा जागृत हुई, वह निश्चित रूप से यंगजहौ शहर की राजकुमारी कहलाने की हकदार है। उसके पास एक सुनहरी दिव्य भुजा आत्मा है और वह बहुत मजबूत और शक्तिशाली दिखती है। भीड़ कांप रही थी और साथ ही राजकुमारी से भी प्रभावित थी। वेन जियांग ने सोचा कि हारना कोई विकल्प नहीं है और उसने अपनी आत्मा को भी मुक्त कर दिया। उसकी पीठ पर एक महान नदी की आत्मा प्रकट हुई। विशाल लहरें लगातार टकराने की आवाज के साथ बह रही थीं। वह वेन वंश की आत्मा थी, महान नदी की आत्मा। इस दुनिया में सच में कुछ भी विचित्र नहीं माना जा सकता। ध्रुव ने योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई आत्माओं को देखते हुए आह भरी। एक हाथ आत्मा बन सकता है, और उससे भी बढ़कर वह सोना भी हो सकता है। नदियां भी आत्माएं हो सकती हैं। विभिन्न आत्माओं की संख्या अकल्पनीय थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कितनी थी। इस दुनिया में कुछ भी आत्मा बन सकता है। ध्रुव लिन कियान को देख रहा था। अगर उसकी भविष्यवाणी सही होती तो ना लेन फैंग वह लड़ाई जीत जाता और फिर अगले दौर का इंतजार करता, यानी कि लैन से जीतने के बाद वह लिन कियान से लड़ता। यह अध्याय लिकलिकी ज़ॉक्सॉक्स द्वारा प्रायोजित है। बहुत सारा प्यार। मैंने दिन का अध्याय संख्या 6 जारी कर दिया है। #7 लगभग पूरा हो गया है। आनंद ले ज़ॉक्सॉक्स। जैसा कि ध्रुव ने भविष्यवाणी की थी, ना लेन फैंग ने वेन जियांग को लगभग बिना किसी प्रयास के हरा दिया। हालांकि वह उससे कहीं ऊपर पहुंच गया था। यह उसकी प्रबल आत्मा के कारण था। शुरू से ही ना लेन फैंग ने केवल एक ही कौशल का इस्तेमाल किया था, दिव्य मुख का। लेकिन ना लेन चेन की तुलना में ना लेन फैंग के कौशल असीम रूप से अधिक शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति में जबरदस्त शक्ति थी और हर वार बेहद भारी था। हर बार जब ना लेन फैंग ने हमला किया तो वेन जियांग को कुछ मीटर पीछे हटना पड़ा। एक समय वह वार से इतना कांप रहा था कि वह बचाव नहीं कर पा रहा था और अगले वार ने उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था कि वह अब और नहीं लड़ सकता था। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ना लेन फैंग बहुत शक्तिशाली है। वह ना लेन कबीले की राजकुमारी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह असाधारण है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कई लोग ना लेन फैंग की ताकतवर और खूबसूरत छवि देखकर भावुक हो गए। उन्हें लगा कि वह जय है। वे प्रशंसा और श्रद्धा से भर गए। ना लेन फैंग न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह बेहद प्रतिभाशाली भी थी। कई लोग चाहते थे कि काश उनमें भी ना लेन फैंग जैसी जन्मजात प्रतिभा होती। वे ये देखने के लिए बहुत उत्साहित थे कि वह कैसे विकसित होगी और भविष्य में वह और कौन सी शक्तियां दिखाएगी। दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। ध्रुव क्यू लैन से लड़ने वाला था। भीड़ अब अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी और कई लोग तालियां बजा रहे थे। हालांकि मुकाबला शायद उतना रोमांचक नहीं होने वाला था जितना उन्होंने अभी देखा था, फिर भी यह काफी जोरदार होना चाहिए था। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि डुओमिंग असल में कितना ताकतवर है और वे सोच रहे थे कि क्या वह क्यू लैन को सचमुच हरा पाएगा। ध्रुव और क्यू लैन एक दूसरे को देख रहे थे और क्यू लैन के चेहरे पर मुस्कान थी।
मुझे इस टूर्नामेंट में अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये मुकाबला हार मानती हूँ। आत्मसमर्पण शब्द सुनते ही भीड़ दंग रह गई। कियू लैन ने वार्षिक टूर्नामेंट के आयोजन में भूमिका निभाई थी। उसने ये तय करने में योगदान दिया था कि कौन शामिल होगा, और अब जब उसे ड्रोमिंग से लड़ना था तो उसने हार मान ली। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रोमिंग और कियू लैन पहले भी लड़ चुके हों और कियू लैन जानती हो कि वह ड्रोमिंग को नहीं हरा सकती? पूरी भीड़ असमंजस में डूबी हुई सोच रही थी। वे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, चलो अगली लड़ाई की ओर बढ़ते हैं, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। आखिरी मुकाबले के लिए बचे हुए 3 प्रतिभागी मुख्य मंच पर कदम रखेंगे। मंच पर आखिरी बचा प्रतिभागी ही विजेता होगा। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि बूढ़ा आदमी पहले उसे और लिन कियान को लड़वाएगा और फिर अंतिम लड़ाई होगी। उसने सोचा भी नहीं था कि वे सभी एक ही समय में एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन पहले की तरह ध्रुव मुख्य मंच पर वापस गया और अन्य प्रतिभागियों की ओर बढ़ा, ना ला फेंग और लिन कियान जो अभी अभी मुख्य मंच पर आए थे। ये निर्णायक लड़ाई है, आइए अंदाजा लगाते हैं कि कौन जीतेगा। ये ना लैन फेंग होनी चाहिए। वह बेहद शक्तिशाली है और उसके पास स्वर्ण दिव्य भुजा की आत्मा है। वह लगभग अजेय है। लिन कियान और ड्रू मिंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शीर्ष 12 फुल बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर डीडी जोड़ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। लिन कियान ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है, इसलिए कोई अंदाजा लगाना नामुमकिन है। उसने अभी तक अपनी आत्मा भी नहीं छोड़ी है। क्या तुम्हें पता भी है कि लिन कियान में कौन सी आत्मा है? मैं उसकी सार्वभौमिक बर्फ और आग वाली आत्मा से सहमत हूँ। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि जीतने की सबसे ज्यादा संभावना लिन कियान में है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सबका मानना था कि लिन कियान या ना लैन फेंग में से कोई एक जीतेगा। किसी को भी नहीं लगा कि ध्रुव के जीतने की संभावना है। हालांकि ध्रुव अब बेहद ताकतवर माना जा रहा था, फिर भी भीड़ को लग रहा था कि बचे हुए 3 प्रतिभागियों में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनके जीतने की संभावना है। यंगजहौ शहर की 2 अद्भुत लेकिन घमंडी महिला साधक, ना लैन फेंग और लिन कियान। उनके और अजीब नकाबपोश युवा लड़के के बीच का अंतर इतना अधिक था कि कोई भी उसे महत्व नहीं दे सकता था। तीनों प्रतिभागी मंच पर थे, उनमें से प्रत्येक मंच के एक कोने में खड़ा था, लेकिन ना लैन फेंग शुरू से ही लिन कियान को घूर रहा था। लिन कियान भी लगातार ना लैन फेंग को घूर रहा था। वे एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वे आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे ध्रुव को भूल गए हों। ध्रुव ने दोनों लड़कियों को देखा और अपने दिल में गहरी मुस्कुराहट दी। वे दोनों उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन उस समय वे उसकी असली पहचान भी नहीं जानते थे और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। ना लैन फेंग, उस रात तुमने मुझे जो कुछ सहना पड़ा उसका तुम्हें पछतावा होगा। और तुम लिन कियान, तुमने मुझे और मेरे पिता को कबीले से निकाल दिया। तुम मुझे और मेरे पिता को मारना चाहती थी। बदला लेने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ध्रुव ने सोचा। उस ठंडी और क्रूर दुनिया में ध्रुव ने उस कोमलता और स्नेह की विशेष रूप से सराहना की और उसे संजोया जो उसे मिला था। किसी भी तरह की दुश्मनी भी उसकी यादों में अंकित हो जाएगी। इस दुनिया में व्यक्ति केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता है। थोड़ी देर बाद ना लैन फेंग का ध्यान आखिरकार लिन कियान से हट गया। उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। तुम बहुत ताकतवर हो, अगर तुम चाहो तो मेरे कुल, ना लैन कुल में शामिल हो सकती हो। तुमने अभी जो कुछ भी किया है उसके बारे में मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभार व्यक्तिगत रूप से भी तुम्हारी साधना में मदद कर सकती हूँ। ना लैन फेंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह अनजाने में ही बहुत अहंकारी लग रही थी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह उस अहंकार को छिपा नहीं सकी जो उसकी आत्मा में समा गया था। उस घटना के बारे में जो कुछ क्षण पहले हुई थी और जिसे वह माफ कर सकती थी, वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य के बारे में बात कर रही थी कि ध्रुव ने ना लैन चेन को मार डाला था। तुम मुझे साधना अभ्यास में मदद करना चाहती हो, ध्रुव ने धीरे से कहा। वह लड़की जो खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझती थी, न केवल आधी घमंडी थी बल्कि जैसी की उम्मीद थी वह पूरी तरह से अहंकारी थी। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी साधना अभ्यास में मदद कर सकती हूँ, ना लैन फेंग ने कहा, जो ध्रुव के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पा रही थी। उसने तो यहाँ तक सोचा कि ध्रुव बहुत सम्मानित महसूस कर रहा है। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी और बोली, आपको समझना होगा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। ना लैन कुल में ऐसा आमतौर पर कभी नहीं होता। आप सचमुच भाग्यशाली हैं। वास्तव में ना लैन फेंग का प्रस्ताव आम लोगों के लिए बहुत आकर्षक था। कई साधारण साधक ऐसा अवसर मिलने का सपना देखते। इसके अलावा वह स्वयं भी बहुत आकर्षक थी और उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। हालांकि यह कोई आम लोगों के लिए प्रतियोगिता नहीं थी जिससे पता चलता था कि वह वास्तव में कितनी घमंडी थी। अगर यह मेरे साथ हुआ तो यह एक सपना होगा। अगर मैंने वह सपना देखा भी तो जागने के बाद भी मैं मुस्कुराता रहूंगा। राजकुमारी ना लान, व्यक्तिगत रूप से भीड़ में कई लोग ध्रुव से बहुत ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वह वाकई बहुत भाग्यशाली था। क्या आम लोगों से भरी यह भीड़ वाकई जज हो सकती थी? ... क्या ध्रुव को साधना के लिए ना लैन फेंग की मदद की जरूरत भी थी?
ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कोयला देकर कह रही हो कि वह हीरा है। हम क्या मुझे बहुत खुश होना चाहिए? ध्रुव ने मजाकिया और चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। ध्रुव के मुखौटे की वजह से ना लैनफैंग उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रही थी। हालांकि उसकी आवाज का लहजा पहले की तुलना में बदल गया था। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? ना लैनफैंग ने अब पहले से कहीं ज्यादा बेरुखी से मुस्कुराते हुए पूछा। ध्रुव एक पल के लिए चुप रही। वह पहले की तरह ही घमंडी और अभिमानी थी। घमंड के मामले में वह दुनिया में सबसे अव्वल थी। हा, ना लैनफैंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सचमुच इतनी मूर्ख हो। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति मुझे साधना के मार्ग पर क्या मदद या सलाह दे सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तभी भीड़ में से ठहाके गूंज उठे। तभी एक आकृति भीड़ को चीरती हुई किसी प्रसिद्ध पक्षी की तरह उड़ती हुई सीधे मुख्य मंच पर आ गिरी। यह व्यक्ति बेहद घमंडी लग रहा था। यह एक युवक था जो अविश्वसनीय रूप से राजसी और अगम्य लग रहा था। उसका चेहरा बहुत पतला था। सिर से पांव तक अहंकार झलक रहा था। बाई युआन हाओ, ना लैनफैंग ने हैरानी से कहा। उसने आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। सचमुच? युवक ने ना लैनफैंग की ओर देखते हुए कहा। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ना लैनफैंग, शाही शहर में तुम एक साधारण इंसान हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यंगजहौ शहर में खुद को राजकुमारी कहलाओगी। तुम इतनी घमंडी हो और ऊपर से खुद से इतनी संतुष्ट भी लगती हो। तुम कितनी घटिया नौकरानी हो। चुप रहो, ना लैनफैंग ने बर्फीले स्वर में बेहद आक्रामक तरीके से चिल्लाया। क्या तुम इसलिए नाराज हो रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें घटिया नौकरानी कहा? तो ये सच ही होगा कि तुम्हें यकीन है कि तुम असली राजकुमारी हो। उस युवक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुस्कुराता रहा। ठीक है, तुम भी एक बेकार कुत्ते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना लैनफैंग ने ठंडे स्वर में उसे अपमानित करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे ये बताकर क्या तुम ये मान रही हो कि तुम एक घटिया नौकरानी हो? उस युवक ने हंसते हुए कहा, जिससे ना लैनफैंग गुस्से से सख्त हो गई। उस वक्त वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी। चुप रहो, ना लैनफैंग अपमान से आग बबूला होकर चिल्लाया। ये बातचीत सुनकर भीड़ काफी उलझन में पड़ गई। यंगजहौ शहर की राजकुमारी, जो इतनी लोकप्रिय थी और जिसकी प्रतिष्ठा अद्भुत थी, उसे एक अनजान व्यक्ति ने घटिया नौकरानी कहा। वह युवक जो अभी अभी बाहर आया था, जाहिर तौर पर कोई मामूली बकवास कर रहा था। कितना दुस्साहस है तुमने मेरे कबीले, ना लैन कबीले द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आने और इतना अपमानजनक व्यवहार करने की हिम्मत की। तुम सचमुच मरना चाहते हो? ना लैनजियोन ने उस युवक को गुस्से से घूरते हुए कहा। चुप रहो कमीने, युवक ने पलटते हुए कहा। फिर उसने ना लैन शियोग को गुस्से से देखा और कहा, तुम ना लैन कबीले के मुखिया हो और कुछ नहीं, और तुम बेशर्मी से शेखी बघार रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे कबीले को पानी में डूबी आग की तरह गायब कर सकता हूं। ना लैन शियोग इतना क्रोधित और गुस्से में था कि पागल हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह आदमी इतना घमंडी होगा। भीड़ बेहद उलझन में थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। वे सोच रहे थे कि वह युवक जो अभी अभी प्रकट हुआ था, असल में कौन था। वह ना लैनफैंग या लिनकियान से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। उसने ना लैन कबीले के मुखिया को धमकाने और उसका अपमान करने की भी हिम्मत की। ठीक है, मैं ना लैन शियोग देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे कबीले, ना लैन कबीले को कैसे गायब करना चाहते हो। ना लैन शियोग मुस्कुराया और अब गुस्से में नहीं दिख रहा था। यंगजहौ शहर में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। वह आदमी बेहद बेकाबू और घमंडी था। पिताजी, क्या आप मुझे अपनी बेटी को उस समस्या को खुद हल करने की इजाजत दे सकते हैं? ना लैनफैंग ने अचानक अपने पिता से यह सवाल पूछा था जिससे ना लैन शियोग स्तब्ध रह गया था। वह उस पर डर के मारे कांप रहा था। ना लैनफैंग का मतलब था कि बाई युआन हाओ, आप शाही शहर में क्यों नहीं हैं और आप यंगजहौ शहर क्यों आए हैं? मैं कर्ज चुकाने आया हूँ, बाई युआन हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने ध्रुव की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम नीचे आ जाओ। ध्रुव ने भौहें चढ़ाई। बाई युआन हाओ उसे नीचे आने का आदेश दे रहा था मानो वह ध्रुव का वरिष्ठ हो। ध्रुव ने बाई युआन हाओ की तरफ देखा और हिला तक नहीं। बाई युआन हाओ ने भौहें चढ़ाई और बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा, अब नीचे उतर जाओ, फौरन उस स्टेज से नीचे उतर आओ।